So guys, now I will start the next unit, which is thinking and language, and this comes under block 3, I think. मैं चेक कर लेता हूँ हमारे कितने ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारा ये थर्ड ब्लॉक है, थिंकिंग एंड लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास दो ब्लॉक बच जाएंगे, लर्निंग एंड मेमोरी एंड मोटिवेशन एंड इमोशन। व्हेन वी विल कंप्लीट ऑल दिस ब्लॉक्स, देन आवर कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी विल बी कंप्लीटेड एंड विल मूव टू द नेक्स्ट कोर्स। तो आई होप कि 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा, अगर कोई चाहेगा तो हम रिवीजन कर लेंगे ऊपर से जल्दी जल्दी से, ताकि दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाए, तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े दोबारा। तो अब यहाँ पे अब आता है थिंकिंग एंड लैंग्वेज। तो थिंकिंग एंड लैंग्वेज से तो सबको पता ही चल रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। थिंकिंग मतलब हमारा सोचना, कि हम क्या सोचते हैं, थिंकिंग सोचना ही होता है। एंड लैंग्वेज हमारी भाषा, लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं। तो अब थिंकिंग को पढ़ना है यहाँ पे, कि थिंकिंग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, इसका हमारे क्या बेनिफिट है, और थिंकिंग हमारी सही कैसे हो सकती है, गलत कैसे हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इस यूनिट के अंदर, ये आ जाता है थिंकिंग कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। जो थिंकिंग होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उसके टाइप्स क्या है। इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि हमारा थिंकिंग का प्रोसेस क्या क्या है, कि हम थिंकिंग कैसे करते हैं, कैसे हमारी थिंकिंग एक कंक्लूजन तक पहुंचती है, ये हमारा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी जो होता है वो क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे अंदर। क्रिएटिविटी हम कैसे डेवलप करते हैं, ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप करता है, और कैसे हम डिफरेंट बन जाते हैं फिर एक दूसरे से। इसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है और उसमें क्या क्या बैरियर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त हमें दिक्कतें आती हैं, ये इसके अंदर आता है। इसके बाद आ जाता है डिसीजन मेकिंग, चूजिंग अमॉन्ग्स अल्टरनेटिव्स। तो डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस होता है, और उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या क्या एरर्स आती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नेचर है और क्या स्कोप है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है लैंग्वेज का, और लैंग्वेज इन्फेंट्स के अंदर कैसे डेवलप करती है। इन्फेंट्स मतलब चिल्ड्रंस जो पैदा होते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। जो शायद 3 या 4 साल तक के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं। तो ये सब है हमारा। इसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। तो लैंग्वेज से थॉट पे असर पड़ता है, या थॉट से कैसे लैंग्वेज हमारी डिपेंड करती है। तो ये सब हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव स्टार्टेड दिस यूनिट विद अ वेरी गुड एग्जांपल डिस्क्राइबिंग द थॉट एंड द थिंकिंग, एंड दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ टाइटैनिक। आई होप एवरीवन नोज द टाइटैनिक शिप। टाइटैनिक मूवी भी सबने देखी होगी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सबने देखी है कि नहीं देखी। तो मैं टाइटैनिक के हाँ। बारे में एक बार बता देता हूँ, टाइटैनिक क्या था। टाइटैनिक एक शिप थी जो 1911 में बनी थी। इसमें क्या डेट दी हुई है, हाँ 11 अप्रैल 1912 में एक शिप बनाई थी। कहाँ पे बनी थी ये शिप? ये बनी थी क्वींसटाउन, आयरलैंड। ठीक है, तो ये क्या था, टाइटैनिक इज ए अनसिंकेबल। सबसे पहले तो ये था, इसके बारे में मिसकंसेप्शन लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो, जब ये बनाई गई थी टाइटैनिक, इट वाज सो ह्यूज। ठीक है, वो बहुत ही बड़ी शिप थी, और वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई ये शिप तो कभी डूबेगी ही नहीं। उनका यही मानना था, मतलब बहुत ज्यादा महंगी शिप बनाई थी, बहुत बड़ी बनाई थी उस टाइम पे। और एवरीवन बिलीव्ड दैट द शिप विल नेवर सिंक। तो ऐसा वो मानते थे। इसकी इन्होंने डायमेंशन दी हुई है, 882.5 फीट लेंथ, 92.5 फीट विथ एंड 175 फीट इन हाइट। सो टाइटैनिक वाज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट शिप ऑफ इट्स टाइम। तो सबसे ज्यादा उसको कंसिडर किया था, सबसे बड़ी शिप थी वो उस टाइम की। एंड उसमें पैसेंजर जब वो थे, तो 2200 पैसेंजर उसके अंदर थे। एंड द क्रू मेंबर्स, एवरीवन कंसिडर्ड इट एज अ बिगेस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एंड इंडेस्ट्रक्टेबल शिप ऑफ ऑल टाइम। कि मतलब वो मानते थे, सब लोग ही मानते थे, क्योंकि ऐसा ही बताया गया था और ऐसा ही था, एक्चुअल में ही ऐसा था कि वो शिप इतने अच्छे तरीके से बनाई थी कि मानते थे कि ये कभी डूबेगी ही नहीं, ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही पावरफुल है, और बहुत ही बड़ी है, तो हमें कोई इशू ही नहीं है इसमें। लेकिन क्या हुआ, जो फर्स्ट टाइम ही जैसे उसको समुद्र के लिए निकाला, समुद्र में निकाला, वो फर्स्ट टाइम पे ही वो डूब गई, वो शिप डूब गई। तो इसके पीछे रीजन माना जाता है कि भाई, रीजन तो नहीं, मतलब ऐसे कुछ कुछ लोग कहते हैं, क्या पता सही है कि नहीं है, कि जो शिप का कैप्टन था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था वहां पे, और उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में, टाइटैनिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब टाइटैनिक डूब गई थी, उसका रीजन ऐसा माना जाता है कि उसका जो कैप्टन था वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, कि नहीं इसको तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, हम कुछ भी आ जाए हम निपट लेंगे उससे और ये बच जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो एट द एंड क्या हुआ कि उसके जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, उसी को ही इसका रीजन माना गया। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है।
So according to one, the reason was or overconfidence of the captain of the Titanic, Captain Edward Smith. ये उसका नाम था captain का. In the strength of his ship and his expertise in the sailing ship. According to historian, this or overconfidence lead to the wrong decision making in crucial time by Captain Smith. तो overconfidence की वजह से क्या हुआ? वो सही से decision नहीं ले पाया और सही से decision नहीं ले पाया तो क्या हो गया? जो Titanic थी वो डूब गई. तो इसमें बेसिक आइडिया ये है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी हमारे क्या है डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है. हमारी थिंकिंग जो हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो हमें गलत कर देता है कभी कभी. तो इसलिए हम पढ़ेंगे थिंकिंग के बारे में कि हम थिंकिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम सोचते हैं, कैसे सोचना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या होता है. उसके बाद क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर. उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होनी चाहिए, क्या तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का. उसके बाद डिसीजन मेकिंग हमें कैसे करनी चाहिए, उसका क्या एक तरीका होता है. तो ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे विच इज रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो आई विल बिगिन विद द थिंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स. तो थिंकिंग के कॉन्सेप्ट क्या है और थिंकिंग के टाइप्स क्या है. तो कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है थिंकिंग को लेके कि थिंकिंग हम इसे बोलेंगे ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं. सो वी हैव लॉट्स ऑफ डेफिनेशन ओवर हियर, बट बेसिकली द थिंकिंग वी कैन से थिंकिंग इज अ हायर मेंटल प्रोसेस. इन द लिटरेचर इट हैज बीन डिफाइंड प्राइमरली इन टू वेज. तो जो लिटरेचर है, जो किताबें जो लिखी गई हैं उनमें बताया गया है थिंकिंग दो दो तरह की होती है. पहली, थिंकिंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, कि वो थिंकिंग जो हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एक तो ये टाइप की थिंकिंग होगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको मुझे रिजोल्व करना है, तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा उसके लिए. तो ये होगी एक थिंकिंग. एंड सेकंड आती है कंसिडर इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड. एक क्या आ जाती है कि हमारी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं अपने दिमाग में बाकी दुनिया के बारे में क्या सोच रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं फालतू की सोच जिसका कोई जरूरी नहीं है. तो थिंकिंग सेकंड टाइप हो जाती है ये. तो मेनली टू टाइप्स की थिंकिंग है. फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग जो होती है, एंड नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो ये दो टाइप्स की थिंकिंग आती है हमारे पास. और अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन दी हुई है, ये एक साइंटिस्ट है गैरेट 1968, इसने बोला था थिंकिंग इज अ बिहेवियर व्हिच इज ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन एंड इन व्हिच सिंबल्स आर इमेजेस आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड. तो अगर किसी को पता हो तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको इम्प्लिसिट जो होता है. सो इम्प्लिसिट इज बेसिकली वो थिंकिंग होती है जो हम नहीं चाहते हुए भी हमारे को मिल जाती है. मतलब हमें सोचना ही नहीं पड़ता लेकिन फिर भी हमें वो थिंकिंग हमारे माइंड में आती है और हमें किसी इंटरप्रिटेशन की तरफ हम पहुंच जाते हैं. तो ये आता है हमारा इम्प्लिसिट के अंदर. तो ये जो साइंटिस्ट था गैरेट था उसने बताया था थिंकिंग इज अ बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन. हिडन मतलब जो छुपी हुई थिंकिंग होती है. एंड विच सिंबल्स, जो हमारे सिंबल्स होते हैं, इमेज होती है, आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड. इसके बाद जो साइंटिस्ट था वो था गिलमर 1970. उसने बोला था कि थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज और सिंबल इन लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी. तो ये उसने बोला था कि थिंकिंग कुछ नहीं है, थिंकिंग जस्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है. जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं उसके बारे में और उसको हम रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं. दस थिंकिंग इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. तो थिंकिंग इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्यों है? क्योंकि हम सोचेंगे तभी ना जब हमें कोई रीजन होगा. अब मैं अगर मुझे अभी क्या कहते हैं मुझे अगर साइंटिस्ट बनना है तो मैं सोच रहा हूँ एक्टर बनने का, तो मैं सोचूंगा ही नहीं. अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मैं ये सोचूंगा कि यार मुझे साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, ये बुक चाहिए, ऐसे मुझे स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, ये मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा. तो बेसिकली थिंकिंग इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जिसमें हमें जो हमारा गोल होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी थिंकिंग को क्रिएट करते हैं. तो ये कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं. And then there are some categorized form of thinking. Thinking can be categorized into various forms. Some of the most common types of thinking are as follows. तो ये important है, अगर एग्जाम में आ सकता है कि थिंकिंग कितने टाइप्स की होती है. तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ. बेसिकली 5 टाइप्स की थिंकिंग होती है. 1 2 3 4 5. और इसमें आती है, फर्स्ट आती है परसेप्चुअल थिंकिंग. परसेप्चुअल थिंकिंग अब कौन सी होती है? ये वो होती है इफ यू आर आस्क्ड टू राइट 4 सेंटेंस ऑन योर फेवरेट बुक
then the thinking you will be using is the perceptual thinking. Perceptual again, ये क्या आ गया हमारा? परसेप्शुअल भी किससे डिराइव हुआ है? परसेप्शन से डिराइव हुआ है। परसेप्शन मींस वही हमारी धारणा क्या है, हमारा सोचना क्या है, हमारे इंडिविजुअल हमारी सोच क्या है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि योर फेवरेट बुक के बारे में आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे? उसके बारे में सोचने लग जाओगे, हाँ यार मेरी फेवरेट बुक तो ये है, ऐसे होगी, अच्छा ये इसलिए मेरी फेवरेट बुक है। तो उस टाइप की थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शुअल थिंकिंग बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग कैरिड आउट फॉर द परसेप्शन ऑफ अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम जो सोचते हैं उसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। सेकंड वन इज कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सुपीरियर टू द परसेप्चुअल थिंकिंग, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग कॉन्सेप्ट, सिंबल्स एंड लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो कॉन्सेप्चुअल क्या हो गया? कॉन्सेप्चुअल के किससे डिराइव हुआ है? ये वर्ड कॉन्सेप्ट से डिराइव हुआ है। और कॉन्सेप्ट हमें कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमें कोई रिजोल्व करनी होती है कोई चीजें, तो उसके लिए जो हम सोचते हैं, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग कॉन्सेप्ट, सिंबल्स और लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो वो सोच जो हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, सिंबल्स अप्लाई करते हैं, लैंग्वेज की हमें जरूरत पड़ती है, तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कम्स अंडर कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कौन सी होती है? जो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट मतलब वर्ड से मीनिंग पता चल जाता है ना, रिफ्लेक्टिव मतलब जो रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट कौन सी थिंकिंग करेगी? जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करती है। इट इज एन इंसाइट बेस्ड थिंकिंग विच यूज प्रीवियस एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो मेरे पास कोई नई प्रॉब्लम आई है, लेकिन मैं उसका रेजोल्यूशन, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो वो थिंकिंग हो जाएगी मेरी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग वर्ड से ही एक्सप्लेन हो जाता है यहाँ पे भी। क्रिएटिव मतलब कि मैं कुछ अलग ही थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे सोर्सेज हैं उनको मिला के, अलग अलग चीजों को मिला के एक मैं नई थिंकिंग को डेवलप कर रहा हूँ या एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा हूँ, उसको हम बोल देंगे क्रिएटिव थिंकिंग। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इट सेज thinking involved in creating new and novel ideas or objects. It involves rearranging the existing stimuli to create something new. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रिएटिव, जैसे अभी साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट की सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रिएटिव थिंकिंग। तो वो क्या करते हैं? सारे क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करते हैं। They never use reflective thinking. They always try to create something new. तो वो ऑलवेज क्रिएटिव थिंकिंग को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आती है जहां पे हम जजमेंट वगैरह लेते हैं, या फिर किसी आदमी ने कुछ कहा, एजम्पशन है किसी आदमी के, उसको मैं सही मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, तो वो आ जाता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग्स इन्वॉल्व्स इन मेकिंग द रीजन, जजमेंट एंड एग्जामिनिंग एजम्पशन। तो ये आ जाती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये कुछ टाइप्स हैं थिंकिंग के, डिवाइड किया गया है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो ये इसके अंदर आएगा, इस कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ तो दे कम्स अंडर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इफ मैं कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो दैट विल कम्स अंडर क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये सारे इसके टाइप्स हैं। Now the next topic is the process of thinking, mental imaginary concepts and proposition. तो ये क्या बता रहा है कि पहले तो हमने टाइप्स पढ़ ली है इसके, थिंकिंग किस किस तरह की होती है। अब हमें पढ़ना है कि थिंकिंग का प्रोसेस क्या है, हम सोचते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम शुरू करते हैं और कैसे एक लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं। तो ये जो थिंकिंग का प्रोसेस है, इसमें हम तीन स्टेज आते हैं। एक तो मेंटल इमेजिनरी, सेकंड वन इज कॉन्सेप्ट एंड थर्ड वन इज प्रपोजिशंस। तो ये हमारे तीन प्रोसेस हैं जिसमें थिंकिंग को हम पढ़ेंगे। तो इसको मैं बता देता हूँ एक बार। तो सबसे पहली चीज आती है कि हम सोचते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सोचते हम दो ही तरीके से सोचते हैं। या तो हम अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि मैं अपने दिमाग में कुछ कुछ सोच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, अपने आप ही मैं दिमाग में कुछ कुछ बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं कैसे सोचता हूँ कि मैं कुछ भी अंदर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग सम काइंड ऑफ इमेजेस इन माय माइंड। तो यू कैन सी वी थिंक इधर इन वर्ड्स और मेंटल इमेजेस। या तो मैं कोई इमेज बनाऊंगा अपने दिमाग में, ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, खुद से ही बात करता रहूंगा। जो बोलते हैं ना कि खुद से ही बात कर रहा हूँ भाई, अपने आप ही मैं अकेला बैठा और मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई कोई इंसान अगर चुपचाप बैठा है, वो कुछ सोच रहा है, तो वो अंदर ही अंदर क्या है, वो बोलता रहता है, वो आपस में अब खुद से ही बात करता रहता है कि हाँ यार अब मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये काम मुझे करना है। तो थिंकिंग आर बेसिकली टू टाइप्स की वर्ड्स और मेंटल इमेजेस से ही होती है। तो द थॉट वी हेयर इन आवर माइंड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो कोई भी स्टेटमेंट जो हमारे माइंड में फॉर्म होती है वर्ड्स के द्वारा, उसको बोलते हैं प्रपोजिशनल थॉट। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है प्रपोजिशनल थॉट। छोड़ो इसको, यहाँ पे छोड़ देते हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे पिक्चर्स इन योर माइंड, मेंटल इमेजिनरी। तो पिक्चर्स इन योर माइंड थिंकिंग का कैसे होता है कि मतलब इसमें ये बताया गया है कि सपोज कि मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं बैठे बैठे तुमसे ना एक शिमला के बारे में बात करने लग जाऊं कि यार तुम बहुत अटेंटिव, उसके लिए अटेंशन जरूरत पड़ेगी, तुम बहुत ही ध्यान से मुझे सुन रहे हो, और मैं कह रहा हूँ कि यार सोचो कि मैं अभी पहाड़ के सामने बैठा हूँ और मेरे हाथ में मतलब कॉफी पी रहा हूँ और मैं एकदम मस्त वहां पे आग के सामने बैठा हूँ और मैं कुछ खाना खा रहा हूँ, तो क्या होएगा कि तुम्हारे माइंड में भी वो ऐसी इमेज बनने लग जाएगी जो मैं तुमसे बात करूंगा। उसी को हम बोलते हैं मेंटल इमेजिनरी, जो हम माइंड में इमेज बना के सोचते हैं, दैट इज कम्स अंडर मेंटल इमेजिनरी। If you want, I will read this as well. Suppose you were told by your friend that he saw a beautiful yellow bird with colorless beak in his garden. So if you were paying enough attention, अगर उसकी बात सुनते वक्त आप अच्छे से attention दे रहे हो, तो क्या होगा? You might form a visual image of that bird. तुम भी क्या करोगे? उस bird की images अपने mind में बनाने लग जाओगे, और वो जो image बनेगी ना bird की दिमाग में, उसी को हम बोलेंगे mental imaginary। ठीक है? इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो इमेज तो बन गई, अब क्या है कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट एन एंटायर क्लास। इट इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट वी एसोसिएट विद अ पर्टिकुलर क्लास। अब कॉन्सेप्ट में आता है कि हम यहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, कि मतलब कैटेगराइज कर देता हूं मैं चीजों को, मेरे को एकदम डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं कार के बारे में सोच रहा हूँ, इसमें कार का एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। सपोज आई एम सेइंग कि कार में अगर मैं तुमसे बोलूं, तो तुम्हें क्या आइडिया लगेगा कि अगर मैं कार बोल रहा हूँ तो तुम्हें ये तो नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सी मॉडल बोल रहा हूँ, कौन सी कंपनी की गाड़ी बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने कार बोल दिया ना, तो इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ यार कार बोल दिया, इसका मतलब उसमें चार तो टायर होंगे, पक्का चार टायर होंगे, और या तो वो पेट्रोल की होगी या डीजल की होगी, या तो सीएनजी की होगी, या फिर ये सब चीजें उसके अंदर होगी। ये आपको रफ आइडिया लग जाएगा मेरे सिर्फ कार बोलने की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारे जो दिमाग में है ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि हम चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं। अगर कार बोल दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि उसके अंदर चार टायर होंगे, चार लोग बैठ पाएंगे, पेट्रोल डीजल सीएनजी कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर होगा, या आप अपने आप ही समझ जाओगे मेरे एक कार बोलने की वजह से। तो यही हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। इसको मैं बता देता हूँ एक बार। आर कॉन्सेप्ट ऑफ अ कार फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग फोर व्हील्स, petrol engine, steering, seats. So concept help us in reducing the mental complexity of our world by categorizing it into मैनेजेबल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या कह रहा है? ये हमारे माइंड को इजी हो गया ना। अगर मैं कार की बजाय तुम्हें बोलूं कि मैंने मेरे पास एक चीज है, उसमें चार गाड़ी और चार टायर हैं, उसमें स्टेयरिंग भी है और सीट भी है, और वो पेट्रोल से चलती है, और उसके अंदर मतलब उसका ये कलर है, वो कलर है, तो इतना सब बोलने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट तुम्हें बोल दूं कि हाँ मेरे पास एक कार है। तो इट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इट विल बी इजी फॉर आवर माइंड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एज वेल। तो यही कॉन्सेप्ट के अंदर आता है कि कॉन्सेप्ट के अंदर कि हम चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं उसको इजी करने के लिए, ताकि वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी को। तो ये आ जाता है हमारा। फर्दर इट हेल्प अस इन द डेवलपिंग प्रोटोटाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो प्रोटोटाइप्स यहाँ पे क्या है? प्रोटोटाइप्स क्या है? प्रोटोटाइप इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये प्रोटोटाइप वही होता है जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को कैटेगराइज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप, और यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने कार का दिया ही हुआ है। तो ये आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट के अंदर। एंड थर्ड वन इज प्रोपोजिशंस। तो प्रोपोजिशन मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से तुम्हें बता दूंगा प्रोपोजिशन क्या होता है। सो मैनी रिसर्चर्स propose that thinking can not be limited to images or words only, but it is also abstract. Okay, abstract का मीनिंग अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। Propositional theory was given by some researchers to support this view. A proposition is a form of mental representation, but neither in the form of word nor in the images. तो यहाँ पे ना तो वो इमेज के रूप में स्टोर होता दिमाग में, और ना ही वो वर्ड्स के रूप में स्टोर होता हमारे दिमाग में। और जो वर्ड्स और इमेज को कंक्लूड नहीं करता उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशंस। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट रिफर्स टू द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप अमोंग कॉन्सेप्ट्स। ये क्या करता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? तो अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्या होता है, हम थिंकिंग अब खुद ही डेवलप कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, ट्रीज आर ग्रीन,
इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ट्रीज आर ग्रीन, तो ये हमारा मेरा प्रोपोजिशंस हो जाएगा। यहाँ पे ना तो वर्ड्स की वो है ना तो इमेज की वो है, बस मेरे को एक पता है कि ट्रीज आर ग्रीन, तो ये मैंने अपने दिमाग में एक थिंकिंग मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ और मैं उसको बता रहा हूँ। तो ये आता है हमारा प्रोपोजिशन के अंदर। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, दिखाता हूँ आपको और भी। ये कह रहा है कि थिंकिंग इज नॉट अ पासिव एक्ट, वी कीप रिलेटिंग वन कॉन्सेप्ट टू अनदर टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड इन अ बेटर वे। तो ये हमारी क्या है, हमारी इनबिल्ट कैपेबिलिटी है हमारे माइंड की। हम हमेशा क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे के साथ हमेशा रिलेट करके देखते हैं, ताकि हम ये जो वर्ल्ड है हम उसको अच्छे से समझ पाए। यही आता है हमारा प्रोपोजिशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू द प्रोपोजिशनल थ्योरी, इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्चुअल प्रोपोजिशनल थ्योरी। कॉन्सेप्चुअल मतलब मैंने बताया था अभी क्या, तो कॉन्सेप्ट से ही डिराइव हुआ है ये वर्ड, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। और प्रोपोजिशनल ये जो थिंकिंग होगी उसी को हम बोल देंगे कॉन्सेप्चुअल प्रोपोजिशनल थ्योरी। वी नॉट ओनली थिंक रिगार्डिंग वर्ड्स और इमेजेस ओनली, बट ऑल्सो कंसर्निंग मीनिंग्स। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वर्ड से नहीं काम चलेगा, ना इमेज से काम चलेगा, यहाँ पे उसका मीनिंग भी कुछ ना कुछ निकलना पड़ेगा। तो जहाँ पे जिस थिंकिंग का मीनिंग हम डेवलप कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोपोजिशंस। तो ये याद करना कि वर्ड्स तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ जिसका मीनिंग निकले निकले या ना निकले उससे कोई मतलब नहीं है। इमेज भी मैं कुछ भी बना सकता हूँ जिसका कोई मीनिंग निकले या ना निकले उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रोपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है, जो भी मैं सोच रहा हूँ ना दिमाग में, उसका हमेशा एक प्रॉपर मीनिंग होगा। अगर उसका मीनिंग है देन ओनली इट विल कॉल्ड एज अ प्रोपोजिशंस, अदरवाइज इट कम्स अंडर वर्ड्स और इमेजिनरी। ठीक है, या फिर हम कॉन्सेप्ट में उसको डाल सकते हैं। So thus we represent our world in the form of meanings by relating concepts together. We may experience our mental representation as images, but these images are epiphenomenon, secondary and derivative phenomenon that occurs as a result of other more basic cognitive process. According to propositional theory, our mental representation sometimes called mentalies more closely resemble the abstract form of the proposition. ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब भी हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को अगर कंबाइन करके अगर एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाते हैं, एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट को अगर हम डेवलप करते हैं, तो वही आता है हमारा प्रोपोजिशंस के अंदर। अदरवाइज या तो हम मेंटल इमेजिनरी कर रहे हैं, या फिर हम कॉन्सेप्ट को सोच रहे हैं दिमाग में, या फिर मैं वर्ड्स को ऐसे कुछ दिमाग में सोच रहा हूँ लेकिन उसका मीनिंगफुल पैटर्न नहीं है। तो जहां भी हम मीनिंग निकालेंगे वहां पे हमारा हो जाएगा प्रोपोजिशंस। अब मैं ऊपर जाके आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे ये क्या कह रहा है। सो प्रोपोजिशनल थॉट्स यहाँ पे बताए थे क्या होते हैं। द थॉट वी हेयर इन आवर माइंड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। जो थॉट हमारे दिमाग में आएगी, जो हम सोचेंगे दिमाग में इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट के फॉर्म में जो हम सोचेंगे, और वर्ड्स इन नॉन एज प्रोपोजिशनल थॉट। ठीक है, जहां मैं मीनिंगफुल सेंटेंस को अगर दिमाग में सोचूंगा तो वही हमारा हो जाएगा प्रोपोजिशनल थॉट। अब एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सेंटेंसेस सच एज वन शुड नॉट वेस्ट वाटर। तो ये क्या है, एक फुल सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है कि किसी को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो थॉट है ना मेरी, ऐसा सोचना कि किसी को पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, ये जो मेरा सोचना है, ये जो मेरी थॉट है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशनल थॉट बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ब्लैक इज अ ब्यूटीफुल कलर। ब्लैक इज अ ब्यूटीफुल कलर, अगेन इट कम्स अंडर प्रोपोजिशनल थॉट। ठीक है, अब अनदर मोड ऑफ थिंकिंग इज विजुअल थॉट और इमेजिनल थॉट। ये मैंने बता ही दिया, विजुअल मतलब जो हम देखते हैं दिमाग में या इमेज बनाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ थॉट दैट वी सी इन आवर माइंड। जो हम दिमाग में देखते हैं उसी को हम बोलते हैं विजुअल थॉट या इमेजिनल थॉट। तो इसके अंदर सिर्फ यही है, ज्यादा इसमें कुछ डीपली कुछ है नहीं। इस द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, कि अब हम क्रिएटिविटी कैसे करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ तक तो क्या है ना, थिंकिंग तक तो हम सब एक जैसे हैं। जितने भी ह्यूमन बीइंग है, यहाँ तक सब एक जैसे हैं, सबका प्रोसेस सेम ही है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी और है, कोई भी कंट्री है, अमेरिका, चाइना, जापान, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे ऑल फॉलो द सेम प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ठीक है, सबका सेम प्रोसेस है थिंकिंग का। लेकिन अब लोग डिफर कैसे हो जाते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि ये तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो कुछ ज्यादा क्रिएटिव है, इसकी क्रिएटिविटी ज्यादा है। ठीक है, ये अच्छे से काम कर पाता है, मैं तो नहीं कर पाता, ये काम बहुत अच्छे से कर पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, हम डिफरेंट क्यों हो जाते हैं, सिर्फ क्रिएटिविटी की वजह से। जो आदमी ज्यादा क्रिएटिव होगा वो आगे निकल जाएगा, जो आदमी कम क्रिएटिव होगा वो पीछे रह जाएगा। यहाँ तक हम सब सेम है, थिंकिंग तक हम सब सेम है, हम कोई डिफरेंस नहीं है हम हमारे किसी में से। सबने सबके पास वही शरीर है, वही दिमाग है, वही सारी
सारी चीजें हैं, वही सब खाना खाते हैं, वही सब एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सब एक सम सेम है, लेकिन यहाँ से क्रिएटिविटी से सब हम अलग अलग हो जाएंगे। तो अब क्रिएटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम क्रिएटिविटी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे होना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है, और हम उसको कैसे डेवलप करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो क्रिएटिविटी में क्या है, द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ओरिजिनल और नोवल आइडिया और ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी वही होगी जो मैं खुद से डेवलप कर रहा हूँ, जो खुद से डेवलप करूंगा उसे तो क्रिएटिविटी कहूंगा, अदरवाइज इट विल नॉट कंसिडर एज अ क्रिएटिविटी। वन नीड्स नॉट टू बी साइंटिस्ट, किसी को भी साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी कहीं भी क्रिएटिव हो सकता है। सपोज कि कोई खाना बनाता है, ठीक है, अब इतने सारे आइटम्स हम डेवलप करते हैं कि मतलब आज ये नया आइटम आ गया मार्केट में खाने के लिए यार, ठीक है, आज तो ये आ गया, तो क्या कर रहे हैं, जो जिसको इंटरेस्ट है खाना बनाने में, तो वो क्या करता है, अपने नए नए आइटम डेवलप करता है कि आज मैं ये कुछ नया ट्राई करता हूँ, आज ये कुछ नया ट्राई करता हूँ, तो उसी को हम बोल देंगे क्रिएटिविटी। कोई कुछ बोल रहा है? एनी डाउट्स? नो? No. नहीं, आई थिंक वो मिस्टेकनली बोल दिया होगा मैंने। चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना थिंकिंग का जो प्रोसेस जो होता है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी में क्या बता रहा है कि क्रिएटिविटी तो कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है उसके लिए मुझे साइंटिस्ट ही चाहिए कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा तभी मैं कुछ क्रिएटिव कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हर लोग हर प्रोफेशन में क्रिएटिव होते हैं। जो कुक होता है वो खाना बनाने में क्रिएटिव होता है, जो गिटार बजाता है वो अपने गिटार बजाने में क्रिएटिव होता है, जो एक्टर है वो अपना क्रिएटिविटी वहां पे शो करता है, अगर कोई स्टूडेंट है तो क्रिएटिविटी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो हर लोग अपने अपने प्रोफेशन में क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यही क्रिएटिविटी होती है जो हमको अलग बनाती है सबसे। सो यहाँ पे कहा गया अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, ये साइंटिस्ट का नाम है, टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, नेमली कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि थिंकिंग का ही बता रहा है कि थिंकिंग को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं और भी, कि convergent or divergent problem which have only one correct solution are known as convergent thinking, whereas when a problem has more than one correct solution then it uses divergent thinking। तो convergent thinking क्या होगी, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं और उसका सिर्फ एक ही आंसर निकले और कोई आंसर हो ही नहीं सकता, तो वो आ जाएगा हमारा convergent thinking में। और लेकिन अगर मैंने तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसके बहुत सारे तुम आंसर निकाल सकते हो, तो that will comes under divergent thinking। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट इज व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो अगर मैं ये क्वेश्चन तुमसे पूछूं तो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही आंसर आएगा, राइट? तुम ये तो नहीं सोचते कि यार इस दिन भी हुआ होगा, इस दिन भी हुआ होगा, तुम्हें एक ही आंसर देना पड़ेगा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, तुम्हें एक ही टाइप की थिंकिंग चाहिए, एक ही तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ पेपर क्लिप। पेपर क्लिप के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, अब ये तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, इसका कोई एक सॉल्यूशन तो है नहीं, तो इसमें बहुत सारे आंसर दे सकता हूँ आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंडर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो क्रिएटिविटी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिविटी के बारे में, तो जो डाइवर्जेंट थ्योरी थिंकिंग होती है उसी में हम क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं। क्यों? जब मैंने तुमसे ये पूछा कि इंडिया कब आजाद हुआ था, तो तुम उसका तो एक ही आंसर है, लेकिन सेकंड उसमें दे दिया कि बताओ कि पेपर क्लिप के क्या क्या यूज होते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं यार इसको मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, इस जगह भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको काम में ले सकता हूँ। तो वही तो क्रिएटिविटी है, वही तो क्रिएटिविटी हुई हमारी कि हम अलग अलग आइडियाज निकाल रहे हैं कि पेपर क्लिप को मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, क्रिएटिविटी के लिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के लिए। तो इसके बाद हमें बता रहा है कि स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इसके कुछ प्रोसेस है, जैसे तुम टेबल देख पा रहे होगे, एक फर्स्ट है प्रिपरेशन, सेकंड इज इंक्यूबेशन, थर्ड वन इज इल्यूमिनेशन, द फोर्थ वन इज वेरिफिकेशन। तो हम इसको पढ़ेंगे ये कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है इनको, कैसे कैसे इसका प्रोसेस है। So the scientist name who proposed this kind of table for the creativity, the name was Wallace 1926, proposed a classification of stages involved in creativity। उसने स्टेजेस को क्लासिफाई किया था क्रिएटिविटी के लिए। He proposed that creativity involves four stages।
पहला प्रिपरेशन, सेकंड वन इज इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है? इवेल्युएशन, एलाबोरेशन। इवेल्युएशन में होता है कि हम दोबारा से उसको रीचेक करते हैं, इवेल्युएशन हम चेक करना, एलाबोरेशन मतलब कि हाँ वो ठीक है, अब उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, ये एलाबोरेशन में आता है। अब आ जाता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? दिस इज द स्टेज ऑफ कलेक्टिंग रॉ मटेरियल्स अबाउट द प्रॉब्लम एट हैंड। वन नीड्स टू familiarize oneself with the previous work, gap and problem of the previous solution in order to understand the task at hand. This process motivates to work more on the problem. In this stage divergent thinking plays an important role. तो ये क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके लिए प्रिपेयर होंगे, सोचेंगे उसके बारे में कि भाई प्रॉब्लम तो ये है, अभी मेरे को इसके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। ठीक है, कि प्रॉब्लम मेरे को जैसे अभी मेरे को ट्रैवल करना है, सपोज मेरे को ट्रैवल करना है, दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है, तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा प्रॉब्लम के लिए? यार ठीक है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए? मेरे को मोबाइल चाहिए होगा, चार्जर चाहिए होगा, एटीएम कार्ड चाहिए होगा, मेरी आइडेंटिटी मुझे चाहिए होगी, आधार कार्ड मुझे कैरी करना पड़ेगा। So I will start thinking from the beginning, right? I will start preparing myself for my upcoming journey, which is from Delhi to Mumbai. तो फर्स्ट स्टेज इज प्रिपरेशन, जहां पे हम प्रिपेयर करते हैं खुद को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहली स्टेज हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। द सेकंड वन इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, the person may feel stuck at he is not able to come up with the solution. During this stage, the person is not thinking about the problem consciously, but his mental process are involved in finding a solution unconsciously. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंक्यूबेशन मेनली ये होता है। इंक्यूबेशन को याद रखना कि अगर मैं जहां पे स्टक हो जाऊंगा ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, प्रिपेयर तो मैं हो गया, लेकिन बीच में क्या हुआ, मेरे को लगा कि यार नहीं यार, मैं ये सब भी कर लूंगा ना तो भी मैं प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो जो वो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन, और वही स्टेज होती है जहां पे हम प्रॉब्लम के बारे में तो सोचना छोड़ देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के बारे में अनकॉन्शियसली, कि माइंड हमारा उस सॉल्यूशन के बारे में सोचता रहता है। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा था, तो मैं प्रिपेयर तो कर लिया, अब क्या हुआ, मैं टिकट बुक करने चला गया इंडियन रेलवे की साइट पे, और टिकट सारी वेटिंग में चल रही है। तो क्या होगा कि मैं क्या सोचूंगा कि यार अब तो नहीं सोल्व होगा, मैं रुक जाऊंगा, स्टक हो जाऊंगा कि अब तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरा माइंड अनकॉन्शियसली जो पीछे से क्या मेरे को आइडिया देगा, क्या आइडिया देगा कि यार ठीक है, ट्रेन में तो नहीं मिल रही, एक बार फ्लाइट में तो चेक कर ले, इंडियन रेलवे साइट में तो नहीं मिल रही, एक बार मेक माई ट्रिप पे तो चेक कर ले, मेक माई ट्रिप में नहीं मिलेगी तो यार कहीं और चेक कर ले, गो ईबीबो पे चेक कर ले, ट्रेन टिकट क्या पता वहां पे अवेलेबल मिल जाए, या फिर कोई स्पेशल कोई बस चल रही हो उसमें चला जा। ठीक है, तो इंक्यूबेशन में क्या होता है, दोबारा दिखा देता हूँ। द पर्सन में फील स्टक एट ही इज नॉट एबल टू कम अप विद द सॉल्यूशन। तो वो स्टेज में हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन इज नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, बट हिज मेंटल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी स्टेज इंक्यूबेशन। और यही स्टेज हमारी क्या होती है, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। स्टडी शोज दैट मैनी क्रिएटिव आइडिया कम ड्यूरिंग the incubation stages when the person is in an ideal state and not working actively on the problem. तो यहाँ पे मैं क्रिएटिव हुआ कि नहीं हुआ? मुझे तो पहले लग रहा था कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरे को तो इंडियन रेलवे में टिकट ही नहीं मिली, तो इसी की वजह से मैं स्टक हो गया, मैं रुक गया, लेकिन मेरा माइंड पीछे से मुझे आइडिया दे रहा था, और वो जो आइडिया मुझे दे रहा था या जो मैं सोच रहा था अनकॉन्शियसली, वही मेरा क्या है, क्रिएटिविटी है। मैंने क्या सोचा कि मैं यहाँ से भी कुछ ट्राई करता हूँ, यहाँ से ट्राई करता हूँ, ये ट्राई करता हूँ, वो ट्राई करता हूँ, क्या पता मेरा सोल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो इंक्यूबेशन जो स्टेज होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी क्रिएटिविटी के लिए। एंड द थर्ड वन इज illumination, which says इट इज अ स्टेज ऑफ आहा और एरुका मोमेंट। इसको याद करने की जरूरत नहीं है कुछ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। दिस एक्सपीरियंस इज द रिजल्ट of an immediate solution or insight into the problems at hand. The famous story of Archimedes and Golden Crown revolves around this eminent stage where she suddenly understands the previously unsolved puzzle. तो इसमें क्या होता है, इल्यूमिनेशन होता है। इल्यूमिनेशन देखो उसी वर्ड से डिराइव हुआ है, ये इल्यूमिनेशन वही चीज यहाँ पे भी है। तो इसमें क्या होता है कि सडनली हमें क्या है ना, सॉल्यूशन मिल जाता है किसी प्रॉब्लम का। जैसे मैं बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ, कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, और सडनली मुझे क्या हुआ कि मुझे एकदम से आइडिया लग गया कि हाँ मैं यहाँ पे ये करूंगा ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। दिस एक्सपीरियंस इज द रिजल्ट ऑफ एन इमीडिएट सॉल्यूशन और इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम एट हैंड। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इसके बाद क्या होता है, जब हम सोल्व हो जाती है कोई चीजें,
हमसे अगर सॉल्व हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है वेरिफिकेशन, कि अब हम उसको वेरीफाई कैसे करना है, कि मैंने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया अपने माइंड में, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि मैंने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है, एक बार उसको वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो इसीलिए द फोर्थ स्टेज which is verification is really important. So it says during this last stage, the worth or the value of the insight is judged by a person. It is a fully conscious stage in which the person evaluates the worth of the solution he comes across during the elimination stage. कि elimination stage से जो उसके पास solution आया तो वो सही है या गलत है, तो वही बस चेक करना होता है। स्टडीज ऑन क्रिएटिविटी हैव सजेस्टेड दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्रिएटिव इंसाइट्स विल ऑलवेज बी अपीलिंग इन रियलिटी, समटाइम इट मे टर्न आउट टू बी बैड आइडियाज। ठीक है, ये समझ में आया। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो इलिमिनेशन के वजह से जो हमने क्रिएट करी है, जरूरी नहीं है कि वो सही है, गलत है, गलत भी हो सकती है। उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करना जरूरी रहेगा। उसी सॉल्यूशन को हमको दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर वो अप्लाई हो रहा है देन इट्स ग्रेट, अदरवाइज द सॉल्यूशन व्हिच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द एलिमिनेशन स्टेज, दैट इज अ बैड आइडिया, वो गलत हो सकती है। तो ये हमारा हो जाता है प्रोसेस, और यू कैन से स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग की स्टेजेस क्या होती है, तो इनमें सबसे मेन स्टेज है इंक्यूबेशन, ये याद रखना। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन, जहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉब्लम को लेके। सेकंड में क्या करते हैं कि हम स्टक हो जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं कि यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहीं पे हमारा माइंड क्या करता है, अपनी क्रिएटिविटी को स्टार्ट करता है। ठीक है। थर्ड वन इज इलिमिनेशन, जहाँ पे हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और फोर्थ वन इज वेरिफिकेशन, जहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं उसको, हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग जो सॉल्यूशन निकला उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो इंक्यूबेशन में तो वैसे भी अगर मैं वैसे एग्जांपल दूं, फनी एग्जांपल, तो इंडिया तो वैसे इंक्यूबेशन में बहुत आगे रहता है, कि जुगाड़ करने में सबसे आगे है इंडिया। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्टक हो जाता है, तो जुगाड़ करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दैट इज व्हाई वी कम्स अंडर वी आर नोन एज ए क्रिएटिव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम कुछ भी प्रॉब्लम आने से कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। इसमें कुछ प्रॉब्लम आई किसी को क्रिएटिव थिंकिंग में तो मुझसे पूछ सकता है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। मे बी this question will come in your examination as well. Now we will move to the next topic, which is problem solving a concept. So now we have problem solving a concept. अब problem solving का concept इन्होंने दे दिया। यहाँ पे क्या क्या था, creativity का था, और अब problem solving की क्या क्या concepts होते हैं और कैसे हम planning करते हैं problem solving के लिए, वो इसमें बताया गया है। तो इन्होंने एक example दिया है, इसको read करने की जरूरत नहीं है, मैंने read कर लिया था, इसमें कुछ ऐसा important है नहीं। And now we will start with the definition and the stages of गेटिंग ए सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ये यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस हैं, तरीके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इन्होंने नीचे यहाँ पे ये एक चार्ट भी बना रखा है यहाँ पे, कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो ये हमारे स्टेज हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसे हम बोलते हैं। किसी को भी, इसीलिए हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कि अगर किसी को भी बोले ना कि कल को कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, मैं क्या करूं, तो उसको ये पूरी टेबल समझा देना कि भाई तूने स्टेप 1 किया था, स्टेप 2 किया था, 3 किया था, 4 किया था, 5 किया था, 6 किया था, 7 किया था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस होगा, इसका मतलब तुझे दिक्कत हो रही है, तुझे पूरा ये टेबल फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉलो करेगा then definitely you will get the solution of your problem. तो इसका क्या है, क्या इसमें स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस आते हैं, मैं वो बता देता हूँ। अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज अ बैरियर और हिंड्रेंस टुवर्ड योर गोल। तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हमारे लिए बैरियर ही होती है ना, कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मुझे ना गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, 1 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, लेकिन भाई गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे तो सफिशिएंट है नहीं, मेरे को तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। तो जो 10 लाख रुपए चाहिए वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, एक बैरियर हो जाएगी गाड़ी खरीदने के लिए। तो उसका मुझे सोल्यूशन निकालना है। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के मुझे क्या तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, पैसे कमाने पड़ेंगे। अब पैसे कैसे कमाऊंगा, कोई चीज ज्वाइन भी कर लूंगा, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे मैं बेसिक चीजें फॉलो करूंगा, अपने आप को ऐसा रखूंगा, ऐसे ऐसे प्लानिंग बना के रखूंगा, देन आई विल अर्न गुड इनफ इनफ मनी एंड आई विल बी एबल टू परचेज अ कार इन द कमिंग ईयर। सो दैट इज बेसिक आइडिया बिहाइंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो फर्स्ट वन इज
यहाँ से बता देता हूँ मैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी डिफाइंड एज अ बिहेवियर ऑफ ओवरकमिंग दिस hindrances to achieve your goal. A typical problem solving process follows 7 steps. तो जो टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. क्यों? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. अगर मैं एग्जांपल दूं कि यार किसी ने बोला लड़के ने कि मैं ना लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहा, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा. ठीक है. अब सक्सेस तो नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके पीछे मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और सही से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. अब मैंने कह दिया कि मैं सेटल नहीं हो पा रहा, मेरे पास ना जो कॉलेज जाने के पैसे नहीं है. ठीक है, मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं यहीं से एग्जांपल दूं, कोई बोले कि यार मैंने तो ग्रेजुएशन ही नहीं की क्योंकि यार मेरे घर में तो पैसे ही नहीं थे, तो मैं जा ही नहीं पाया, कॉलेज नहीं जा पाया, इसलिए मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया. ठीक है. तो ये क्या हो गया, उसने आइडेंटिफाई किया अपनी प्रॉब्लम को. किससे आइडेंटिफाई किया? कि मेरे पास पैसे नहीं थे, ये उसने आइडेंटिफाई कर दिया, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाया. लेकिन अगर वो सही से आइडेंटिफाई करता तो वो ऑनलाइन कोर्स भी तो ज्वाइन कर सकता था ना, हमारी तरह इग्नू में भी तो कोर्स कर सकता था ना. इग्नू में कोर्स कर सकता तो ग्रेजुएशन भी उसको मिल जाती, घर बैठे मिल जाती, कम पैसों में मिल जाती, तो उसको सोल्यूशन मिल जाता. तो फर्स्ट वन इज दैट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. It is a precondition for the problem solving process. A problem can be solved only when it is identified as a problem. ठीक है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है. देन प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि इन दिस स्टेज सेकंड वन आ जाता है हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है. इन दिस स्टेज द प्रॉब्लम्स नेचर, मीनिंग एंड स्कोप आर आइडेंटिफाइड, कि प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, उसका नेचर क्या है, उसका मीनिंग क्या है प्रॉब्लम का, और उसमें क्या स्कोप है प्रॉब्लम में. तो हम उसको प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेज में. थर्ड में आएंगे हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. यहाँ पे हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे. प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डिफाइन भी कर लिया, अब क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे आगे उसको रिजोल्व करने के लिए. Stage involved in exploring the ways to tackle overcome the problem is that generating possible out solution. ठीक है. कि अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई हो गया, डिफाइन हो गया, मैं बैठ के ये सोचूंगा कि चलो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब मेरे को सोल्यूशन कैसा करना है. तो सोल्यूशन मेरे माइंड में आएंगे, यार हाँ एक मैं ये भी कर सकता हूँ, दूसरा मैं ये भी ट्राई कर सकता हूँ, थर्ड में ये भी ट्राई कर सकता हूँ. तो मेरे पास बहुत सारे आउटकम्स आएंगे कि पॉसिबल सॉल्यूशंस, कि मैं इस प्रॉब्लम को इन तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ. उसी चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. ठीक है. उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन. ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारे माइंड में पॉसिबल सॉल्यूशन जो क्रिएट हुए हैं, जो भी हमारे माइंड ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनमें से अब मैं ये देखूंगा अब कि सॉल्यूशन तो मेरे को बहुत ज्यादा मिल गए, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे कौन सा सॉल्यूशन है. Oh, So I will mute the other guys. I can mute from my end as well, like as well. So now the organization of information, we can say it's a process of collecting and organizing all the information about the problem and its proposed solution. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है कि कलेक्ट करना, सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना एक मीनिंगफुल पैटर्न में, कि मेरे को सबसे ज्यादा ये सॉल्यूशन सही लगा जिसको मैं इजीली कर सकता हूँ. तो यहाँ पे हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू स्टैनबर्ग एक सेंटेंस था, उसके यहाँ पे एक लाइन दी गई है, हाउ डू द वेरियस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम फिट टुगेदर. तो इसका कुछ नहीं है, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो ये इसके बाद आ जाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. अब मुझे पता चल गया कि सॉल्यूशन तो ये है, मैंने सॉल्यूशन फिक्स कर लिया कि चार पांच मैंने दिमाग में सॉल्यूशन मैंने ढूंढे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंडर. उसके बाद मैंने एक सॉल्यूशन को पकड़ लिया कि मैं इसको ट्राई करता हूँ सबसे पहले. ठीक है. अब एक सॉल्यूशन मैंने फिक्स कर लिया, अब उसके हिसाब से मेरे को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मुझे रिसोर्सेज वहां पे तैयार करने पड़ेंगे कि ये अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है इस तरीके से, तो मुझे वहां पे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी. तो ये हो जाता है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. आफ्टर डिसाइडिंग विच स्ट्रेटेजी इज अप्रोप्रिएट एंड how to follow the selected strategy, in this stage a decision is taken regarding allocating resources. कि मतलब उसमें कितना टाइम चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितना एफर्ट चाहिए, और सब उसमें क्या क्या चाहिए होगा. appropriately in solving the problem, that is deciding
हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये आ जाता है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। इसके बाद आ जाता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे रिसोर्सेज सारे आ गए मेरे पास, कि जो जो मेरे को चाहिए था मैंने उनका वो प्रिपेयर कर लिया, इकट्ठे कर लिए जो जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए होते थे। अब मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब मुझे उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली दिस स्टेज रिक्वायर्स अ पर्सन टू कंटिन्यूअसली क्रॉस चेक और स्क्रीनिटी स्क्रूटाइनी द पाथ ही और शी हैड चूजन। मतलब उसके बीच बीच में मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैंने जो जो पाथ जो मैंने चूज किया सॉल्यूशन के लिए वो सही तो है ना, सही तो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैंने सोचा तो वो सही से अप्लाई तो कर रहा हूँ ना, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। कि मैंने सोच तो लिया था ये स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा, इस सॉल्यूशन में ये रिसोर्सेज को ऐसे ऐसे यूज करूंगा, लेकिन मैं उसको सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं कि वही अगर मैं कहूँ कि मुझे सेट होना था, मुझे कैरियर बनाना था, उसके लिए मेरे को टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए, लेकिन 2 दिन बाद मैंने टाइम तो मैंने कहीं और ही दे दिया। मैं सोच तो रहा था पढ़ने की, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ दोस्तों के साथ घूमने का, टाइम दे रहा हूँ मैं क्या कहते हैं मूवीज देखने में, टाइम दे रहा हूँ मैं क्या कहते हैं गेम्स खेलने में। तो क्या हो गया, तो मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा कि यार मैंने ऐसा सोचा था, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने जो रिसोर्सेज मैंने इकट्ठे किए थे उस पर तो मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दैट इज वाई द मॉनिटरिंग स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। After selecting the resources, we need to monitor our resources time to time in order to check whether I am moving in a positive direction or not. इसके बाद आ जाता है इवेल्युएशन। मॉनिटर कर लिया, सब कुछ हो गया, इसके बाद आता है इन दिस लास्ट स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जजमेंट अबाउट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज मेड। इसमें क्या होता है कि या तो मैं सक्सेस हो जाऊं या फिर मैं फेल हो जाऊं। मान लो मैंने मॉनिटर भी कर लिया, उसके बाद रिजल्ट आएगा, मॉनिटर करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो जाएगी या फिर सॉल्व नहीं होगी, यही रिजल्ट आएगा। तो सॉल्व हुई है तो क्यों हुई है, और सॉल्व नहीं हुई है तो क्यों हुई है, इन दोनों के रीजन में फाइंड आउट करूंगा, और इसको बोलेंगे हम इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये चार्ट है, तुम इसको देख लेना। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन इज डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिंग a strategy for problem solving, the fourth one is organizing information about a problem, fifth one is allocation of resources, sixth one is monitoring problem solving, and seven one is evaluating problem solving। तो इसमें अगर कोई किसी को इशू आया हो समझ में तो मुझे बता सकता है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है ये वैसे। क्लियर है ना, इतना इशू इसमें आया नहीं होगा। हाँ ये क्लियर है। कि Hello. I will do now, I will move to the next topic, which is a barrier to the problem Hello. solving. Hello, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करो कभी कभी। मुझे लग रहा है मैं पूरा हिंदी में ही समझा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा हिंदी में तो नहीं समझा रहा। नहीं, जैसे अरे नहीं, वो कोई वर्ड्स उनको डेफिनेशन हिंदी होती के। अब है। वर्ड्स तो मैं देखो, मैं टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने हिंदी मीडियम से कभी पढ़ा है नहीं, ठीक है, तो मुझे लिटरल मुझे उनके टर्म्स पता नहीं है कि उनके टर्म्स क्या होंगे। अब मैं रिसोर्सेज के टर्म्स बताऊं तो जैसे हम बोलते हैं स्रोत, तो स्रोत अभी ये मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। मैं कुछ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स मुझे खुद नहीं पता होंगे कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम जैसे लोग। ये एवोल्यूशन है, इसका मेरे मन कम समझ में आया मुझे। तो तुम्हें पता है कैसे समझ में आएगा, हिंदी मीडियम वालों को मैं बता देता हूँ कि उन्हें कैसे समझ में आएगा। आप लेक्चर ज्वाइन करो, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ अपनी हिंदी मीडियम वाली बुक को ओपन नहीं, करके रखो। वो तो मैं ऐसे भी कर रही हूँ। हाँ, ओपन करके ही रखी हूँ जब तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब अगर आप ओपन करके रखोगे ना तो टर्म्स, सिर्फ टर्म का डिफरेंस होगा मुझे लग रहा है, कि जैसे यहाँ पे मैंने इवेल्युएशन है, यहाँ पे आपके हिंदी मीडियम में कुछ और होगा इसकी जगह, अदरवाइज बाकी सब तो सेम ही जैसे है ना। मूल्यांकन, इसका मतलब क्या हुआ? मूल्यांकन, इवेल्युएशन, मार्को की क्लास हाँ चल जी। रही है, अभी ट्यूशन पे मिली है। मूल्यांकन मतलब इसका इवेल्युएशन। सिनोनिम्स, हाँ, मैंने क्या किया? इसका सिनोनिम्स क्या हुआ? नहीं आप यहाँ पे देख सकते हो ना, देखो इवेल्युएशन नंबर 7 पे है ना, तो आपकी हिंदी मीडियम भी हाँ जी। नंबर 7 पे ही होगा। हाँ हाँ, नंबर 7 के मूल्यांकन सामने जो बोल रहा लिखा है है ना वो मतलब। इवेल्युएशन ही है। तो बोल रहा, तू तो बोल नहीं रही। तो बे इसका यार मैं सिनोनिम्स बता दो ना। मेरे को हिंदी में नहीं आता ना इतना अच्छे से, हिंदी में मुझे टर्म्स एनोनिमस नहीं का आते। आई थिंक मतलब टेस्ट, फाइनल टेस्ट होगा, मतलब जैसे। तू जा नहीं रही मतलब। आऊंगी थोड़ी देर में, बैठ। रहने अभी तो दो। 6 बजे पढ़ी रहना, क्या है पढ़ी रहना। यू वांट
सो मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि भाई तुम साथ के साथ हाँ बुक खोल के रखो, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें वैसे ही टॉपिक वाइज तो समझ में ही आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम 5.5 इसको देख लिया करो, 5.5 में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी मीडियम में भी 5.5 ही होगा वो। ठीक है, मैंने हाँ देखी वो नहीं है तो हिंदी देख के मीडियम की साथ बुक। में चलती हूँ मैं। हाँ, तो बस उसी से समझ में आ जाएगा उसमें क्या। सिर्फ अगर तुम चाहते हो कि मैं टर्म्स भी तुम्हारी हिंदी मीडियम वाली यूज करूं तो उससे क्या हो जाएगा बताओ। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ, हिंदी में ही समझा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा हिंदी में बोलने की कि किसी को इशू ना हो। हिंदी तो सबकी मदर टंग है ही, तो सब हिंदी में सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको सिर्फ अगर ये समझ में आ गया ना ओनली, उसके बाद टर्म्स तो आप खुद से देख ही सकते हो कि समझ में आ गया इसको हमें ऐसे लिखना है। बस टर्म्स तो एक ही दो टर्म होंगी आगे जो लिखी होती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को आप पता नहीं क्या बोलते होगे हिंदी में, मुझे पता नहीं बुक में क्या लिखा है। प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो है, इसी को तो आपको डिफरेंस आएगा ना हिंदी मीडियम में। अदरवाइज तो सब सेम होगा जैसा मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, इनके ना हिंदी मीडियम में पूरा जो लैंग्वेज है वो सारी चीज है। ये सारी अच्छा चीजें जो हम जैसे बोलते हैं ना, डिफिकल्ट वो वर्ड शुद्ध है। हिंदी में होती है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बहुत लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं, तो हाँ हम जैसे कर लेते हैं इवैल्यूएशन, हाँ लेकिन इनका बहुत हिंदी का प्रॉपर एक हिंदी होती है ना, वो दिया होगा, तो इस वजह से ये हाँ प्रॉब्लम आ रही है। लाइक प्रॉपर हिंदी अगर मैं पढ़ूंगा ना तो मैं अपनी इंग्लिश में भूल जाऊंगा फिर। फिर और मुझे ना हिंदी इनके मीडियम ना में जो एग्जाम पर देने आप पड़ेंगे। और जो पर वैसे हिमांशु भी के वर्ड्स प्रॉपर है ना, हिंदी तो समझ में नहीं आती है ना, तो जो हाँ समझा रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। हाँ हाँ प्रॉपर हाँ। हिंदी जो बुक में लिखा है आप डेली लाइफ में तो यूज नहीं कर रहे हो ना नहीं उसको, करते, नहीं करते। तो यस मैं आपको यही वही। यही सजेस्ट आपको समझ करूंगा। में आएगा। हाँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, चिंता मत करो, इग्नू से हम ओपन कोर्स कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि इतनी हार्ड चेकिंग होगी। आप सिर्फ टर्म जो है हिंदी वाले टर्म्स जो हैं उनको आप एक बार देख लो कि जो मैं समझा रहा हूँ इसका ये टर्म है हिंदी में। तो आप लिखोगे तो वैसे भी हम मोस्टली जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने नॉर्मल हिंदी में ही आंसर लिखते होंगे, बहुत ज्यादा हिंदी वाली यूज करते नहीं होंगे। इतनी हिंदी तो किसी को आती ही नहीं है कि वो पूरा प्रॉपर ही हिंदी में लिखेगा आंसर को भी। नहीं, वैसे हिंदी का तो हिंदी में ही चाहिए होता है प्रॉपर, जो बुक की लैंग्वेज होती है ना, जो एक हम्म। प्रॉपर हिंदी चलती है, तो अब हिंदी इग्नू वाली में यहाँ लैंग्वेज पे अब जैसे हाँ उनको हिंदी में उसमें ही लिखना होगा। डेफिनेशन होती है, दी होती है, तो डेफिनेशन तो जैसे बुक में दी होगी वो उसी को तो लिखेंगे ना। अच्छा, तो आप एक बार उसको हिंदी वाली बुक को पढ़ोगे तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ जाएगा। इतना सुनने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ, वर्डिंग अलग होगी, आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि वर्डिंग अलग होगी, लेकिन समझ में तो आ जाएगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये सब सुनने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बुक में से, तो ऐसा तो नहीं होगा पॉसिबल, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ठीक है, आई विल ट्राई फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, या फिर आने वाले एक दो दिन में मैं ट्राई करूंगा। जो टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, इवेल्युएशन है, मैं हिंदी मीडियम की बुक डाउनलोड करके साथ के साथ यहाँ पे हिंदी में लिख दूंगा। लेकिन मैं खाली वो टॉपिक को लिख सकता हूँ हिंदी में, वो पूरा हिंदी में तो मेरे बस से बाहर है वो इतना चीज। अरे कर दोगे फिर नहीं, भी बहुत नहीं है, कर फिर तो पाओगे। मेरे समझ में काफी समझ में आएगा। हम्म। चलो ठीक है, मैं टर्मिनोलॉजी जो इसमें दी हुई है उसको ट्राई करूंगा हिंदी में एक्सप्लेन करने की। अदरवाइज कोशिश करो कि समझ में आ जाए, समझ में आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दूसरी चीज तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम खुद से पढ़ोगे तो आई होप कि समझ में आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझ लो, हिंदी मीडियम तो फिर टर्म ही अलग हो जाएंगे, बाकी सब तो सेम है। अदरवाइज किसी और को कोई और इशू आ रहा हो समझने में, हिंदी मीडियम वाले कितने लोग हैं अभी, पूछ सकता हूँ? हिंदी मीडियम वाले कितने लोग हैं यहाँ पे अभी? शायद मैं ही हूँ अभी तो। अच्छा, एक ही है आई थिंक, एक ही है ये। अभी सेशन में 20 लोग हैं प्रेजेंट अभी, तो हिंदी मीडियम का शायद एक ही है। ओके, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द टर्म्स इन हिंदी एज वेल, बट ठीक है, चलो देखते हैं, कोई नहीं। बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो इसका हम ना एक चीज कर सकते हैं कि एप्लीकेशन आप किससे मतलब कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो जो यही तो ट्रांसलेट इशू कर है ना, देता है। मैं एक्चुअली मैं ऑफिस सिस्टम यूज कर रहा हूँ, पर्सनल लैपटॉप मेरे पास अभी है नहीं, वो नहीं घर नहीं, पे है। मैं आपको नहीं कह रहा हिमांशु, मैं अच्छा अच्छा आपको नहीं अच्छा कह रहा अच्छा हिमांशु, अच्छा अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रांसलेट करना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बड़े वर्ड्स होते हैं और वो प्रोनाउंस नहीं होंगे ना, टाइप कर पाओगे इतना, हम्म। तो हिंदी में ये कोई हो सकता आइडिया है नहीं कि है, मैं हम तो नहीं कर पाऊंगा हिंदी में, तो मेरे से मुझे पता है होगा ही नहीं, हाँ मेरे से हिंदी बोलने में इतना अजीब लगता है। अभी रिसोर्सेज को स्रोत बोलूंगा तो मेरे को बड़ा अजीब लगेगा, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, क्योंकि हमारा वो
छूट चुका है इस वजह से। नहीं, मैं कभी कोई आइडिया ही नहीं है, हिंदी में कुछ आइडिया ही नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, विल सी, विल लुक इनटू इन, देखते हैं फ्यूचर में कैसे कर पाएंगे इसको रिजॉल्व। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। सुन सकते हैं। निकालते हैं इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ तो अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता चल गई कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ये हम स्टेजेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हमारी प्रॉब्लम क्या है सॉल्व होती है। इसके बाद हमारा आ जाता है बैरियर्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में बैरियर्स क्या क्या आते हैं, कि हम प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, सेम फॉलो प्रोसीजर भी सेम फॉलो कर लिया, उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो वहां पे दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपीरियंस की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, मोटिवेशन की वजह से, हमारी नीड की वजह से, ठीक है, या फिर मेरे इमोशंस की वजह से हमारे उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज में डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने परसेप्शन में पढ़ा था, परसेप्शन आई थिंक सबको याद होगा जिसने क्लास अटेंड की थी। जैसे इमोशंस की वजह से परसेप्शन में क्या होता था, डिफरेंस आ जाता था कि मैं जिस टीम को ज्यादा लाइक करता हूँ मैं सोचूंगा कि वही जीतनी चाहिए, ठीक है। या फिर मोटिवेशन अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था परसेप्शन में कि अगर मैं बहुत ज्यादा मुझे भूख लग रही है तो मुझे जो खाने की स्मेल है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, दैट इज बिकॉज ऑफ माई मोटिवेशन। इफ आई एम टोटली फुल, माई स्टमक इज फुल, देन आई विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फूड स्मेल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया परसेप्शन का। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ऐसा होता है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है मेंटल सेट और परसेप्चुअल सेट, इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी क्यों रुक जाती है। बैरियर का मतलब समझ रहे हो ना, बैरियर का मतलब है क्या दिक्कतें आती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। तो मेंटल सेट और परसेप्चुअल सेट में क्या होता है, आर टेंडेंसी टू ओवर यूज एंड ऑलरेडी ट्राइड मेंटल स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ए मेंटल सेट। मेंटल सेट का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग है कि मेरे को किसी ने कोई, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि किसी ने मेरे को मैथ का क्वेश्चन दे दिया, कोई नया क्वेश्चन है वो, और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ पुराने तरीकों से, जो मैंने पहले क्वेश्चन किए थे वही मैं सेम फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि नया तो मुझे आता ही नहीं है। मैं पुराने ही सारी चीजें, मैं जो मेरा मेंटल सेट है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सोल्व करूंगा, यही तरीका है ओनली, नया कुछ होगा ही नहीं। तो उस चीज को हम बोलेंगे मेंटल सेट, और मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद माई प्रीवियसली पास्ट एक्सपीरियंस विच आई हैव यूज्ड अर्लियर, राइट। तो वो हो जाएगा हमारा मेंटल सेट और परसेप्चुअल सेट। इसमें यही लिखा गया है, आर प्रीवियस सक्सेसफुल experience with that particular strategy makes us biased to prefer it every time. Thus, when we face up with a new problem, we stick to already tried and tested techniques. This mental set is also known as set effect, कि मैं हमेशा पुराने तरीके से ही नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो इस बैरियर को क्या बोलते हैं, मेंटल सेट या फिर परसेप्चुअल सेट। ये कुछ नहीं है, एक एग्जांपल दिया हुआ है जो हम पहले बचपन में करते थे कि ये 9 डॉट है, इनको 3 या 4 डॉट से सबको मिलाना है, पेंसिल बिना उठाए या पेन बिना उठाए। ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है व्हिच इज अगेन नॉट इन यूज नाउ। सो इसके बाद आता है फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस में क्या होता है, आवर टेंडेंसी टू सी ऑब्जेक्ट्स इन द लाइट ऑफ इट यूजुअल और टिपिकल फंक्शन ओनली। इसको मैं एग्जांपल्स उसका रिप्लाई नहीं आया। हिमांशु हेलो, एक काम यस, करो, सबको म्यूट कर दो। आप मैं कर बोल देता रहे हूँ और एंड में जब, हाँ जब क्लियर हो जाएगा ना तो अनम्यूट कर देना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, ठीक। So now I have put everyone on mute, and I will move to the next, which is using incomplete representation. And it says, how do you process initial information regarding problem also influences your chances to solve a problem successfully. ठीक है, using incomplete representation.
मतलब इनकम हमने क्या किया, इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया, जो हमें क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देगा। ये जितने भी हम यहाँ पे चीजें पढ़ेंगे ना, लैक ऑफ एक्सपर्टीज और इंटेलेक्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, इमोशनल ब्लॉक, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब सारे मिलके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने दे रहे। दैट इज वाई इट कम्स अंडर बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी अगेन प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं ना, क्योंकि मैंने उसको सही से रिप्रेजेंट किया ही नहीं है, सही से उसको आइडेंटिफाई किया ही नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी। तो इट सेज हाउ डू यू प्रोसेस, how do how do you process initial information regarding problem also influences your chances to solve a problem successfully। कि मैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे इनिशिएट करता हूं, अगर मैं सही से इनिशिएट ही नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें नहीं मिलेगा। तो यही इसके अंदर बताया गया है। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ एक्सपर्टीज, कि एक्सपर्टीज भी तो होना चाहिए ना बंदा उस चीज में। अगर सपोज मैं बोलूं 5th क्लास वाले बच्चे को कि यार तू ना 12th क्लास का मैथ का क्वेश्चन करके दिखा, तो उससे तो होगा ही नहीं, नहीं होगा ना उससे, क्योंकि 5th क्लास में पढ़ रहा है, उसको तो कोई आइडिया ही नहीं है उसके बारे में। उसको मैं अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन दे दूंगा कि अलजेब्रा का क्वेश्चन कर, तो उससे नहीं होगा। सो दिस कम्स अंडर लैक ऑफ एक्सपर्टीज। टू गेट अ solution of any problem, we must be expertise in that kind of concept, right? Then only we'll get the solution, otherwise we will not be able to get the solution of any problem। तो ये यही बोल रहा है, it means whether you possess the intellectual ability to solve the given problem or not, if you have sufficient expertise only, then you will be able to solve it। ठीक है, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका यही बेसिक मीनिंग है। लैक ऑफ मोटिवेशन अलग, फिर वही मोटिवेशन कि मैंने सोच तो लिया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है, लेकिन इसको मैं सीरियसली ले ही नहीं रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन ही नहीं है, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मोटिवेशन की वजह से, मोटिवेशन में कमी की वजह से, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लैक का मतलब कम बोलते हैं उसको। तो मोटिवेशन अगर कम होगा तो हमारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व नहीं होगी। इसमें अगर मैं बताऊं तो ये बोल रहा है इवन तो यू पोजेस ऑल द एबिलिटीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मैंने सारी एबिलिटी उसमें लगा दी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट लैक ऑफ मोटिवेशन कैन हैंडल योर चांसेस टू सॉल्व इट इफेक्टिवली। ठीक है, therefore it is necessary to maintain your motivational level। हाँ, so it is necessary to maintain your motivational level even after facing failure in the initial trials। ठीक है, इसके बाद बता रहे इमोशनल ब्लॉक। अगेन इमोशनल की वजह से, इमोशंस की वजह से भी हम कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो कैसे होता है, योर एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इफेक्टिवली कैन सेवरली गेट हैम्पर्ड बाय योर इमोशनल स्टेज। सपोज एग्जांपल दे रहा है, इफ यू हैव stage phobia, then there is a high probability that you will not be able to solve a mathematical problem on your classroom ब्लैक बोर्ड इफेक्टिवली। ये क्या कह रहा है, इमोशनल ब्लॉक। जैसे होता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैथ में, सपोज मुझे बहुत अच्छे से मैथ करना आता है, अब टीचर ने मेरे को बुला लिया ब्लैक बोर्ड पे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, लेकिन अगर मेरे अंदर फियर है, अगर मैं स्टेज पे जाने का मेरे को डर लगता है, बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो मेरे को वो क्वेश्चन आता भी है लेकिन मैं फिर भी स्टेज पे जाके नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ माई इमोशनल इफेक्टिवनेस। हम ये बोल सकते हैं कि मुझे स्टेज फियर है। मुझे वैसे तो सब आता है, मेरे को अगर बेंच पे बिठा के करवाओगे तो मैं सब कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे स्टेज पे बुला के पूछोगे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं नर्वस हो जाऊंगा। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे इमोशनल ब्लॉक। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी नाउ इट इज 7:10, एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, then we will complete the remaining section of thinking in language। अभी थोड़ा ही बचा हुआ है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद we will come back and we'll start the remaining concepts। तो now it is 7:10, we will come back by 7:20। fine, ठीक है, डन हिमांशु। okay। ओके।
Hello everyone, I am back. I hope everyone is here. Yes, yes. Okay, so now I will start the remaining concept, which is decision making, choosing among the alternatives, and I will turn on my screen sharing on. तो अभी तक किसी को कोई इशू नहीं है, आई होप बेसिक आइडिया तो लग ही रहा होगा। जब तुम्हारा दोबारा रीड करोगे, खुद से रीड करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, कोई इशू आएगा नहीं। तो अभी आ जाता है डिसीजन मेकिंग। अभी तक हमने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे लेकिन हम डिसीजन कैसे बनाते हैं, डिसीजन कैसे प्रोसेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स वेरी इजी लेकिन इसका भी प्रोसेस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हमारे असाइनमेंट में भी आया था, जहां तक मुझे याद है मैंने असाइनमेंट बनाया था। तो इसमें है इन आवर डे टू डे लाइफ, फ्रॉम चूजिंग व्हाट टू वेयर फ्रॉम अ पार्ट फॉर द पार्टी टू व्हाट novel to read, we have to make priorities and choose among alternatives. The cognitive process that you use to evaluate alternatives and make a choice is known as decision making. तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा हमारे पास ना ऑप्शंस होते हैं, कि मेरे पास सपोज 3 ऑप्शन है और मेरे को तीनों में से एक चूज करना है, उसी को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है, द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट यू यूज टू इवेलुएट अल्टरनेटिव्स एंड मेक अ चॉइस इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है वो इन्होंने यहाँ पे बताया गया है, ये टेबल भी यहाँ पे है, इस टेबल को आप देख लेना ध्यान से। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम अगेन, सेकेंड वन इज जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स, क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, थर्ड वन इज इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स, सभी जितने भी अल्टरनेटिव्स मैंने बनाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको सोचूंगा कि ये सही रहेगा या दूसरा सही रहेगा या फिर तीसरा सही रहेगा, क्या क्या कौन सा ज्यादा सही रहेगा, उसको मैं इवेलुएट करूंगा। उसके बाद आता है चूजिंग एन अल्टरनेटिव, कौन सा मुझे चूज करना है सबके बारे में सोच के। उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, डिसीजन को फिर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद आता है इवेलुएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, कि डिसीजन का जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे इवेलुएट करना है। इवेलुएट मतलब पता नहीं हिंदी में क्या था। So now first one is मूल्यांकन। identifying the problem. This says in order to make a decision, first you need to have a problem. ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद so at this stage a problem is first identified for which decision have to be made. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमें डिसीजन बनाना पड़ेगा, डिसीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने कि व्हाट शैल आई वियर एट माय फ्रेंड्स मैरिज सेरेमनी, कि मुझे अपने फ्रेंड की मैरिज सेरेमनी में क्या पहनना है, ये हो गई मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम हो गई। अब मुझे क्या करना है, जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स, कि क्या पहनना है, अब मैं सिलेक्ट करूंगा क्या क्या पहनना है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स आर जनरेटेड। जैसे इन्होंने लड़कियों का एग्जांपल दिया हुआ है कि साड़ी पहनूं, सलवार सूट या फिर लहंगा, तो ये क्या हो गया, हमारे अल्टरनेटिव्स हो गए, कि मेरे पास ऑप्शंस आ गए क्या क्या मैं क्या क्या पहन सकती है लड़की। ठीक है, तो इसमें से सिलेक्ट करना है, फिर क्या करना है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, की साड़ी पहनेगी तो कैसा होगा, सलवार सूट पहनेगी तो क्या इफेक्ट होगा, लहंगा पहनेगी तो क्या इफेक्ट होगा, ये आ जाएगा इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स में, कि ये जो अल्टरनेटिव्स है इनको मैंने इवेल्युएट कर लिया। तो इसमें क्या कह रहा है, वी इवेल्युएट ऑल द जनरेटेड अल्टरनेटिव्स विद रेफरेंस टू इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि कौन सा महंगा पड़ेगा, कौन सा सस्ता पड़ेगा और किसके फायदे हैं किसके नुकसान है, मैं ये सब इवेल्युएट कर रहा हूँ अल्टरनेटिव्स को। तो इन्होंने बोला टुडेज वेदर इज लिटिल चिली देन अदर डेज, इवन आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत भी खराब है और जो मौसम है वो भी ज्यादा ठंडा है, तो मेरे को क्या सिलेक्ट करना चाहिए। I wear salwar suit that would be best for me as it could protect me from cold waves better than लहंगा और साड़ी, कि लहंगा और साड़ी से बेटर होगा कि सलवार सूट पहन लूं, उससे क्या होगा, मेरी तबीयत भी खराब नहीं होगी ज्यादा और मेरे को सर्दी भी नहीं लगेगी। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक सिलेक्ट कर लिया, क्या, सूट एंड सलवार मैंने सिलेक्ट कर लिया इसमें से, अल्टरनेटिव में से। देन चूजिंग एन अल्टरनेटिव, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया अल्टरनेटिव को। इसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, अब मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, सिलेक्ट तो कर लिया, अब चलो ठीक है इसको पहनते हैं।
उसके बाद दिस इज एन एक्शन टेकिंग द स्टेज वेयर यू इम्प्लीमेंट योर सिलेक्टिव अल्टरनेटिव्स। तो मैंने क्या करना, आयरन क्लोथ्स एंड गेट रेस्ट, मैं आयरन कर लिया कपड़ों को, उसके बाद मैंने कपड़े पहन लिए। तो ये मेरा हो गया इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, एक सिलेक्ट करके मैंने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया। आफ्टर दैट इवेलुएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, अब मैंने इम्प्लीमेंट तो कर लिया, कपड़े पहन भी लिए, अब मुझे उसको इवेलुएट करना है कि पहनने के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कि इसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं चाहिए। So in this last stage, you evaluate your decision and modify it according to the requirement. मतलब look in the mirror, decide it looks good, but might need to change my sandals. तो सब पहनने के बाद फिर मैंने क्या किया, मिरर में खुद को देखा कि हाँ यार मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं चाहिए। तो ठीक है मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने सैंडल चेंज कर लूंगा या अपने शूज चेंज कर लूंगा तो ज्यादा बेटर लगूंगा। सो इसी को हम बोलते हैं इवेल्युएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया डिसीजन मेकिंग का। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। बस ये स्टेप्स याद करना, पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर जनरेट करना है, फिर इवेलुएट करना है अल्टरनेटिव्स को, फिर चूज करना है अल्टरनेटिव में से एक को चूज करना है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना है उसको, उसके बाद इवेलुएट करना है जो मैंने डिसीजन लिया है। सो दैट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब इसके बाद दोबारा क्या आता है हमारे पास, कॉग्निटिव एरर इन डिसीजन मेकिंग। कॉग्निटिव मतलब पता है किसी को? अगर कॉग्निटिव किसी को पता है तो वो बता सकता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर किसी को आइडिया है कॉग्निटिव हम किसे बोलते हैं, सो दे कैन कॉग्निटिव पिकअप। इज जो आप देख के सुन समझते हैं, देख के सुन के जो समझ में आता है आपको, इज हाँ, दैट कॉग्निटिव? यस, मतलब सेम सेम ऐसा ही है। जो हम कॉग्निटिव मतलब जो हम माइंड में सोचते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं किसी चीज को सोच के समझ के, और बाद में जो डिसीजन लेते हैं, वो सारे जो हम माइंड में जो प्रोसेस चलता है उसी को बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। अगर मैं इसको अगर और क्लियरली अगर आपको समझाऊं तो कॉग्निशन जो रेफर करता है मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज या फिर कंप्रिहेंशन, जो हम नॉलेज को गेन करते हैं, तो ये कॉग्निशन के अंदर ही आता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं एरर्स इन डिसीजन मेकिंग, कि चलो ठीक है डिसीजन मेकिंग कर हमने ये तो देख लिया कि कैसे करते हैं, लेकिन अब इसमें भी एरर आ सकते हैं कि हमारा डिसीजन गलत भी तो हो सकता है ना, या फिर किन किन रीजन की वजह से मैं अपना डिसीजन गलत ले लेता हूँ। तो ये तो सबकी लाइफ में ही होता है कि हम डिसीजन गलत कहाँ कहाँ ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, क्यों क्यों ले लेते हैं, मोस्टली टाइम क्यों होते हैं कि हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, पूरा अच्छे से उसको एग्जामाइन नहीं करते, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि यार ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, इसकी जगह अगर मैं ऐसा करता ना तो ज्यादा बेटर रहता। तो ये सब एरर्स हम इसमें पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग में क्या क्या एरर्स आते हैं। So, as discussed in the previous unit, perception, our brain receives countless information from the environment every single second, leading to tremendous cognitive load on the mental process. तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो ब्रेन होता है काउंटलेस इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है हर एक सेकंड में, जो क्या करता है कॉग्निटिव लोड बढ़ा देता है हमारे मेंटल प्रोसेस में। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो कॉग्निटिव लोड मेरे माइंड में बढ़ जाएगा, उससे मैं नॉलेज गेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाऊंगा। नॉलेज तो गेन नहीं होगी लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इसमें क्या कह रहा है, स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू मैनेज दिस कॉग्निटिव लोड वी अनकॉन्शियसली यूज सम मेंटल फॉर्मूलाज। तो हम इस लोड को कम करने के लिए कुछ मेंटल फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ऑन द वन हैंड दिस मेंटल फॉर्मूलाज हेल्प अस मेकिंग द डिसीजन क्विक। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं ना तभी हमारा ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, कि कंफ्यूज हो गया मैं, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन लेने के चक्कर में मैंने गलत ले लिया और वही मेरी एरर हो जाएगी। वेयर एज ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो लीड्स द इनकरेक्ट कंक्लूजन। यही मैं बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, इज दैट कॉग्निटिव एरर। कंफ्यूज होने से जो हम गलत डिसीजन लेते हैं उसी को बोल देंगे कॉग्निटिव एरर। The following read will help you understand the factors responsible for the incorrect decision. तो ये क्या है, एग्जांपल है इनकरेक्ट डिसीजंस के। तो ये यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक तो हेरिस्टिक्स एंड नेक्स्ट वन इज बायसेस। तो ये दोनों क्या कहता है, इसको बोलते हैं मेंटल शॉर्टकट। एक टर्म है मेंटल शॉर्टकट, कि हम यहाँ पे माइंड से शॉर्टकट अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से एरर आता है, और एरर जो आता है वो हमें क्या करता है, डिसीजन मेकिंग को गलत कर देता है। तो इसी को जो हेरिस्टिक्स है इसको बोलते हैं मेंटल शॉर्टकट। और ये बायसेस भी इसी के अंदर आता है, जैसे इल्यूजनरी कोरिलेशन, कि हम कोरिलेट कर देते हैं, गलत जगह कोरिलेट कर देते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, उनको कोरिलेट सही से नहीं करते, इल्यूजनरी हो जाता है। इल्यूजनरी मतलब सेम वर्ड आ गया जो हमने पहले देखा था, कि हमने रिलेशन वो समझ लिया जो एक्चुअल में था ही नहीं।
दैट इज योर इल्यूजनरी कोरिलेशन। सेकंड आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, पक्का कर लूंगा, कैसे भी कर लूंगा, और वो डिसीजन गलत हो जाता है। फिर उसके बाद हैंड साइड बायस आता है, मैं इसको पढ़ा दूंगा। इससे पहले आता है हमारा ह्यूरिस्टिक्स। तो ह्यूरिस्टिक्स क्या क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं एक वीडियो देख रहा था, तो मैं आपको सबको आई वुड लाइक टू शेयर द वीडियो विद एवरीवन। You can see the video and later you will get the basic idea behind this concept, heuristics. So let me show you the video. इसमें बहुत अच्छे एग्जांपल दिए हुए हैं, तुम एक बार देख लेना। के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड जैसे कि रैट, रेस, ये ज़्यादा है, या आर से एंड होने वाले वर्ड जैसे कि कार, जार, ये ज़्यादा है? आई एम वेरी श्योर आपने भी मेरी तरह ही सोचा होगा कि आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ हाउ वी थिंक, और ऐसा करके हमने अभी अभी एक मेंटल शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है जिसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। तो इसमें कह रहा है कि हमने मेंटल शॉर्टकट का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, तो हमने क्या किया, आइडिया लगाया बस कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, और मैंने मेंटल शॉर्टकट के यूज से उसको बता दिया, आंसर दे दिया कि नहीं आर से शुरू होने वाले वर्ड ज्यादा होंगे, लेकिन क्या पता एक्चुअल में वो जो मैंने जो आंसर दिया क्या पता वो गलत हो जाए। सो दिस कम्स अंडर ह्यूरिस्टिक्स, जहाँ पे हम मेंटल शॉर्टकट का यूज करते हैं और हम अब एक डिसीजन बनाते हैं, लेकिन वो गलत भी हो सकता है, इसीलिए वो एरर के अंदर आता है हमेशा। हम बात करने वाले हैं ह्यूरिस्टिक्स की। क्या होते हैं ह्यूरिस्टिक्स, किस टाइप के ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ह्यूरिस्टिक्स इस वर्ड का जिक्र सबसे पहली बार डैनियल कहनेमैन और वर्स्की ने 1974 में उनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था जजमेंट अंडर अनसर्टेनिटी। उसमें जिक्र किया था ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस का। ये ह्यूरिस्टिक्स होते क्या है? बेसिकली हमारा ब्रेन कुछ स्ट्रेटेजीज डेवलप करता है अनकॉन्शियसली बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जिसको हम आगे यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग। छोटे छोटे जो डिसीजन या जजमेंट होते हैं उनको आसानी से करने के लिए ये ह्यूरिस्टिक्स का हमारा ब्रेन इस्तेमाल करता है। सबसे फंडामेंटल ह्यूरिस्टिक्स क्या है? ट्रायल एंड एरर सबसे फंडामेंटल ह्यूरिस्टिक, जिसमें हमें दिमाग नहीं लगाने की इच्छा हो जाती है। तो ह्यूरिस्टिक होते हैं मेंटल शॉर्टकट जो हमें जजमेंट में हेल्प करते हैं। अब ह्यूरिस्टिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, वही सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा था कि सिस्टम 1 एक फास्ट सिस्टम है, ऑटो पायलट में चलती है, एफर्टलेस सिस्टम है। उसका काम ही यही है कि जल्द से जल्द डिसीजन लेना और इंफॉर्मेशन ओवरलोड को अवॉइड करना। वही जो हमारी सिस्टम 2 है वो एक स्लो एफर्टफुल सिस्टम है जिसका काम है कि सिस्टम 1 के जो डिसीजन है उनको कंट्रोल्ड वे में एनालाइज करना। हमारे जो ह्यूरिस्टिक्स है वो हमारे सिस्टम 1 की देन है। हम अपनी डेली लाइफ में कितने सारे जजमेंट्स बनाते रहते हैं या डिसीजन लेते रहते हैं, जैसे अभी राइट लूँ या लेफ्ट लूँ, आज कौन सा शर्ट पहनूँ या आज खाने में क्या बनाना है। इन सारी छोटी मोटी और बड़े डिसीजंस के लिए भी ह्यूरिस्टिक्स हमें काम में आता है। ह्यूरिस्टिक्स हमें इजी जजमेंट्स के लिए ज़रूर हेल्प करता है, लेकिन ह्यूरिस्टिक्स की वजह से ही हमारे कुछ बायसेस भी पैदा होते हैं, हमारी थिंकिंग के अंदर एरर्स भी पैदा होते हैं। तो आइए ह्यूरिस्टिक्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यही देख लीजिए कोरोना की केसेस। इंडिया में आज तक 1.7 मिलियन कोरोना की केसेस निकली है टोटल। उसमें से 36,511 की डेथ हो गई। लेकिन क्या हमारा कभी भी फोकस इस बात पे रहा कि उसमें से 1.09 मिलियन लोग रिकवर भी हो गए? ये जो इन्फॉर्मेशन हमेशा आती रही हमारे पास कि इतने लोगों की मौत हुई या इतने ज़्यादा लोग केसेस बढ़ते गए, उसकी वजह से, उस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे अंदर फियर पैदा होते गया। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। गार्डन में एक कुत्ते के साथ एक बच्चा खेल रहा है। उसी गार्डन में और एक बच्चा उसी कुत्ते को देखकर काफ़ी दूर से जा रहा है, काफ़ी डर के जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिचुएशन भले ही सेम हो, एलिमेंट भले ही सेम हो, लेकिन पहले बच्चे का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है कुत्तों को लेकर, और दूसरे बच्चे का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी निगेटिव है। इसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है उस पर अफेक्ट होता है। इसी चीज़ के ऊपर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, जो सेमिनार लेते हैं, वो इसी चीज़ का बेनिफिट उठाकर आपके अंदर उस सेमिनार में काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। इसे कहते हैं अफेक्ट ह्यूरिस्टिक। तीसरा जो होता है वो हमारे मेंटल स्टीरियोटाइप्स के साथ रिलेटेड होता है।
जैसे देख लीजिए कि हर बूढ़ी औरत को हमें दादी माँ नज़र आती है, हमें लगता है कि हर ओल्ड एज औरत जो है वो दादी माँ की तरह ही काइंड हार्टेड होगी। अब ये सच हो या झूठ हो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऐसा लगता है। और कोई भी बाबा लोग, आजकल हमें बाबा लोग जो है ना वो ये लगते हैं कि ये तो सच ही बोल रहा होगा, भले उसकी क्वालिफिकेशन हो या ना हो, जो भी विज्ञापन वो बेच रहा है हमें उसको सच मान कर बैठते हैं। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। चौथा वाला जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हम सब के साथ हमेशा होता रहता है। दिस इज़ रिलेटेड टू द रेफरेंस पॉइंट। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, वो छोटी से छोटी चीज़ हो या एज बिग एज अ हाउस, सामने वाला बंदा हमारे दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट डाल देता है और उसके बाद जब हम बार्गेन या निगोशिएट करने लगते हैं और तब जो भी वो हमें डिस्काउंट देता है हमें लगता है यार मुझे तो सस्ते में मिल गया। ई कॉमर्स परचेसिंग में तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, प्राइस पॉइंट से ज़्यादा आपका ध्यान परसेंटेज डिस्काउंट पे जाता है। इसे कहते हैं एंकरिंग ह्यूरिस्टिक। हमारे काफ़ी सारे डिसीजन इंट्यूशन बेस्ड होते हैं, जिसमें जाने अनजाने में हम ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हमें हमेशा लगता है कि दिमाग को थोड़ा कम काम लगे, इसके लिए हम इनका इस्तेमाल, मेंटल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर तो लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट टाइम जो फॉर्मूला चल गया था उस डिसीजन के लिए वो इस बार भी सही हो। ह्यूरिस्टिक्स हमें इनोवेटिव सॉल्यूशन से हमेशा दूर रखेगा, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग से हमेशा दूर रखेगा। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ही यही था कि हम आपको मेंटल शॉर्टकट्स के बारे में अवेयर कर सके। जैसे कि डैनियल कहनेमन ने कहा है, दिस इज द एसेंस ऑफ इंट्यूटिव ह्यूरिस्टिक। When faced with a difficult question, we often answer an easier one instead, usually without noticing the substitution. तो दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको आज मेंटल शॉर्टकट्स यानी कि ह्यूरिस्टिक्स के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सो आई होप कि सबको हेuristics के बारे में बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा अभी। तो हेuristics basic concept. बेसिकली हम मेंटल शॉर्टकट के ही नाम से डिफाइन करते हैं कि हम जल्दबाजी में जो डिसीजन लेते हैं उसी को बेसिकली हम हेuristics बोलते हैं, या फिर लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे उन्होंने बहुत एग्जांपल दिए हैं कि हमें डिस्काउंट बता देते हैं, 50% डिस्काउंट है, 3000 की चीज 1500 में दिखा दी, 50% डिस्काउंट में, क्या होता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही 1400 हो और हमें फिर भी हम उसको 1500 में खरीद लेंगे। ठीक है, हमने वो गलत डिसीजन वहां पे लिया क्योंकि वो हमें ऐसा इन्फ्लुएंस किया उन्होंने ऐसा करने के लिए। तो हेरिस्टिक्स बेसिकली एरर ही होता है, बहुत कम टाइम हमें ये सही हो जाता है। जैसे हम तुक्का मारते हैं, जिसे बोलते हैं ना तुक्का मार दिया, कि चलो कहीं कहीं तो अप्लाई हो गया, लेकिन मोस्टली जगह ये क्या है, एरर के रूप में काम करता है कि हम जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उसमें वीडियो में सबको बता ही दिया था, रिप्रेजेंटेटिव, अवेलेबिलिटी, फ्रेमिंग इफेक्ट आर टेंडेंसी टू इंटरप्रेट द सेम मैसेज डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट हैज बीन प्रेजेंटेड ऑन फ्रेम। कि हम आवर टेंडेंसी, हमारी जो आउट टेंडेंसी जो हमारी है टू इंटरप्रेट द सेम मैसेज, कि एक ही मैसेज को अलग अलग जगह दे दिया डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर फ्रेम्ड, कि कैसे वो फ्रेम किया था, कैसे उसको बनाया था, और अलग अलग जगह मैं उसी चीज को शो कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। एंकरिंग और एडजस्टिंग में तो मैंने बता दिया, जैसे वो डिस्काउंट वाला इशू था। तो ये सब आ जाते हैं हमारे ह्यूरिस्टिक्स के अंदर, जो क्या बेसिकली हमारे एरर होते हैं इन डिसीजन मेकिंग। मोस्टली टाइम हमें एरर ही प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट होते हैं, हम ज्यादा लंबा सोचते नहीं है मोस्टली कि आज मैं क्या शर्ट पहनूं, क्या खाना बनाऊं, क्या, या फिर बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं कि भाई, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैंने 12th कर ली या मैंने 10th कर ली, अब मैं क्या डिसीजन लूं, मैं आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, या फिर साइंस लूं। तो किसी ने मुझे बोल दिया यार तू साइंस ले ले, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, तो मैंने साइंस ले ली बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं उसको, ज्यादा डीप में सोचा ही नहीं कि यार मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं आर्ट्स अच्छे से पढ़ूंगा, मेरा तो इंटरेस्ट आर्ट में है, मेरे को आर्ट पढ़नी चाहिए। लेकिन मैंने दूसरे की बात मान के, दूसरे की बातों के इन्फ्लुएंस होके मैंने डिसीजन जो लिया वो गलत डिसीजन लिया, बिकॉज ऑफ मेंटल शॉर्टकट, बिकॉज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। तो आई होप ये टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क, आई विल आंसर वन बाय वन। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इसके बाद आ जाता है बायसेस, ये मैंने थोड़ा बता ही दिया था, और जो बचा है वो बता देता हूँ। वी विल डिस्कस सम कॉमन बायसेस दैट फ्रीक्वेंटली ओकर व्हेन व्हाइल मेकिंग डिसीजन। तो इल्यूजनरी कोरिलेशन बताया मैंने। जैसे इन स्टैटिक्स, कोरिलेशन implies that two variable have a statically significant relationship. Thus,
illusionary correlation refers to the situation in which we unrealistically consider a significant relationship between two variables. For instance, judging someone for prevalent stereotypes. तो ये क्या होता है इसमें, जैसे स्टैटिक्स का एग्जांपल दिया है इन्होंने. स्टैटिक्स बेसिकली क्या होती है, हमारे पास डेटा होता है, जहाँ पे हमारे पास डेटा इकट्ठा होगा उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं. तो वहां पे जैसे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो वहां पे उनका क्या रिलेशन है बीच में. तो इस इल्यूशनरी कोरिलेशन में क्या होता है, हम कभी भी दूसरे की वजह से या फिर किसी और रिलेशन की वजह से कहीं और उसको अप्लाई करते हैं तो वो गलत हो जाता है. यही हमारा इल्यूशनरी कोरिलेशन है. ओवर कॉन्फिडेंस मैंने बता ही दिया है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं, ये भी हमारी एरर हो जाती है. सो हाइंडसाइट बायसेस क्या होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इट ऑल अलोंग इफेक्ट. इसमें क्या कह रहा है, इट occurs when retrospectively thinking about a problem situation, people claim that they knew beforehand about the outcome of the problem situation in the past. तो ये कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं कि नहीं पहले ऐसा हुआ था और उसका सोल्यूशन ये निकला था, तो अब की बार जो इशू आएगा ना तो उसका भी सोल्यूशन यही होगा क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है. तो ये भी एक एरर टाइप होते हैं. जरूरी नहीं है कि वो जो सोल्यूशन में पहले यूज किया था या जो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने यूज किया था वो दोबारा भी वो अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है. इसके बाद आता है कंफर्मेशन बायसेस. कंफर्मेशन बायस में क्या होता है, दिस इज द टेंडेंसी टू सर्च ओनली फॉर इंफॉर्मेशन दैट विल कंफर्म वंस इनिशियल हंच और हाइपोथेसिस एंड टू ओवरलुक और इग्नोर अदर इंफॉर्मेशन. ये होता है कि हम एक ही इंफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और हमने जो बाकी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने इग्नोर ही कर दिया. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि सपोज मुझे कोई लैपटॉप खरीदना है और मैंने देख लिया कि यार उसके अंदर मेरे को ना 1 TB साइज चाहिए, 1 TB उसका स्पेस होना चाहिए. तो मैंने वो तो देख लिया, लेकिन बाकी सारी मैंने इग्नोर मार दी. उसके अंदर प्रोसेसर तो बहुत कम है, ग्राफिक्स कार्ड तो है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी 10 नहीं आ रहा, उसमें तो 8.1 मिल रहा है. तो इस काइंड ऑफ इस तरीके के डिसीजन को हम बोलते हैं कंफर्मेशन बायस. अब यहाँ पे हमारा थिंकिंग का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है. इसके बाद लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आता है. ये मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं. ठीक है, और थिंकिंग में अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझे बोल सकता है, मैं बता दूंगा सारा जो भी हमने पढ़ा है. ओके, आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा. नहीं आया है तो देख लेंगे बाद में. तो अभी कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज के बारे में बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है लैंग्वेज का, नेचर क्या है और स्कोप क्या है लैंग्वेज का. तो लैंग्वेज तो हमें पता ही है क्या होती है. लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए. लैंग्वेज मतलब हमारे वर्ड्स नहीं होते. लैंग्वेज मीन सिंबल भी हो सकता है कोई, मे बी इट इज अ साइन और मे बी इट इज अ लैंग्वेज और यू कैन से वर्ड्स. सो एवरीथिंग कम्स अंडर लैंग्वेज. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मैन इज एन एनिमल बट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल. ठीक है, मैन क्या है, आदमी क्या है, ये भी तो जानवर ही है ना, लेकिन बाकी जानवर से अलग है. क्यों? बिकॉज वी हैव लैंग्वेज. वी कैन कम्युनिकेट with all the human beings through a language or through a sign or through a symbol. So what sets man apart from others? It is an ability. हमारी जो ability है to communicate information using language which refers to a complicated set of symbols. जहाँ पे कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकती है, गेस्चर भी हो सकता है, रूल्स ऑफ कंबाइनिंग देम टू कम्युनिकेट वंस व्यू टू अदर्स. इसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज. लैंग्वेज इज एक्सप्रेस थ्रू गेस्चर, स्पीच और राइटिंग. इसी से हम क्या है, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं. तो कुछ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइकोलिंग्विस्टिक्स, जो साइको मीन्स जो ये हमारा जो ब्रांच है उसके बारे में, लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज से डील करता है, साइकोलॉजी में जो लैंग्वेज से डील करता है उसको बोलते हैं साइको लिंग्विस्टिक्स. लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ थ्री फॉलोइंग कंपोनेंट्स. लैंग्वेज के अंदर थ्री कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, थ्री नहीं सॉरी, फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कंपोनेंट होते हैं लैंग्वेज में. क्या क्या होते हैं? पहले वाला होता है फोनीम. फोनीम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. द वर्ड पेन, जैसे पेन एक वर्ड है, उसमें बेसिक क्या हो जाएगा? पी, ई और एन, ये 3 लेटर बेसिक हो जाएंगे. तो बेसिक वन, तो जो बेसिक वन होगा उसको बोलेंगे फोनीम. अब इस पे आ जाता है मॉर्फीम. मॉर्फीम में क्या होता है? जो एक ऑलरेडी वर्ड है उसी वर्ड से हम दूसरा वर्ड क्रिएट करते हैं, उसको हम बोल देते हैं मॉर्फीम. इसमें में लिखा हुआ है मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. Phonemes are combined of make morphine such as the word remake. Remake में क्या है? Consist of 2 words, re and make. इसको क्या हुआ? make से ही हमने दूसरा वर्ड बना दिया remake. तो ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा morpheme.
इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इस पे आते हैं तो आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या बोलता है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स बाय व्हिच वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, एडिंग ed at the end of the word refers to the past tense। तो ये क्या है, सिमेंटिक्स क्या करता है? सिमेंटिक्स बेसिकली टेंस की तरह यूज होता है कि वो रूल्स बना देता है वर्ड्स में, कि इस वर्ड में अगर मैं ed लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं वो पास्ट के लिए बोल रहा हूँ। तो ये आ जाता है हमारा सिमेंटिक्स में। उसके बाद आ जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या बोलता है? दिस आर द ग्रामेटिकल रूल्स व्हिच एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट वर्ड्स कैन बी कंबाइंड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सिंटैक्स मतलब आ जाता है हमारा पूरा ग्रामर, कि हमारे क्या क्या ग्रामर के रूल हैं, कैसे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, उसको बोल देंगे सिंटैक्स। अब इसके बाद आ जाता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स में होता है कि हम सोसाइटी में हम कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं। सपोज कि मैं दोस्त के साथ कैसे बात करता हूँ, जैसे दोस्त मेरा कोई है तो मैं उसको तू बोलूंगा, और भाई तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या खा रहा है। लेकिन अगर मैं किसी के साथ अगर फॉर्मल होऊंगा, कोई मेरा टीचर है या फिर या कोई मेरा सीनियर है, तो मैं उससे बोलूंगा तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन अगर कोई एल्डर है, मेरे घर में कोई दादा है, दादी है, या कोई बहुत बड़ा मतलब एज एल्डर पर्सन है, तो मैं उससे क्या बोलूंगा? आप कैसे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो। तो ये सब जो रूल्स होते हैं ये आते हैं प्रैग्मेटिक्स के अंदर। the society the societal rules related to the language, how one should talk to other adults, कि हम एक दूसरे से किस लहजे से बात करते हैं। what one can say in public और private, कि हम पब्लिक में क्या किसे क्या बोलेंगे और प्राइवेट में किसे क्या बोलेंगे। ये आ जाता है हमारा प्रैग्मेटिक्स। आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, अब जैसे कोई गाली देते हैं बच्चे, अभी गाली तो प्राइवेट में ही देंगे ना, रूम में बैठ के दोस्तों के साथ। अब पब्लिक प्लेस में खड़े होकर गाली देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। रूम में देंगे तो चलो ठीक है, कोई नहीं सुन रहा। तो ये आ जाता है हमारा प्रैग्मेटिक्स, कि हम एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या हमारा बिहेवियर रहता है। अब आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास, तुम खुद पढ़ सकते हो। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज में क्या है, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हम जब हमें कुछ भी बोलना नहीं आता था बहुत पहले, जब हम आदि मानव थे, तो हमने कैसे लैंग्वेज को डेवलप किया। वो सब इसमें नहीं है। इसमें ऐसा है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वहां से वो कैसे लैंग्वेज को लर्न करता है, कैसे वो डे बाय डे, ईयर टू ईयर कैसे न्यू वर्ड सीखता है, कैसे वो बोलना सीखता है, कैसे वो लैंग्वेज डेवलप करता है। ठीक है, तो ये ही पूरा इसके अंदर है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन इन्फेंट्स, स्पीच परसेप्शन इन इन्फेंसी, कि स्पीच परसेप्शन कैसे होता है। So language acquisition stage begins with the ability of distinguish between the smallest sound units, is that phonemes of their language. Studies have suggested that infants are very efficient not only in recognizing phonemes but also in recognizing different among the different phonemes। तो ये क्या कह रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमसे ज्यादा efficient होते हैं phonemes को differentiate करने में, कि कौन से basic जो letter होते हैं उनको अलग अलग करने में वो ज्यादा efficient होते हैं। इसके बाद आ जाता है लैंग्वेज कंप्रिहेंशन इन इन्फेंसी। लैंग्वेज को कैसे कंप्रिहेंशन करते हैं? कैन इन्फेंट्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्या जो छोटा बच्चा होता है वो लैंग्वेज को समझ पाता है? To answer this, many studies have been done suggesting infants between the age of 4 to 5, जो 4 से 5 महीने के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, can turn their heads to the location from where their name is spoken। तो तुमने देखा होगा, तो सबने देखा होगा छोटे बच्चे जिनके घर में होंगे, कि छोटा सा बच्चा होता है ना 3-4 महीने का अभी, तो वो क्या होता है अपने नाम को जानना शुरू कर देता है, उससे पता चल जाता है कि ये मेरा नाम है। तो वो क्या करेगा, बोल तो कुछ पाएगा नहीं बेचारा, लेकिन अगर मैं उसके पीछे खड़ा होकर उसके नाम को पुकारूंगा कि हेलो राहुल, हेलो ये, तो वो क्या करेगा, जल्दी से अपनी जो गर्दन होगी उसको मोड़ के देखेगा उसकी, कि हाँ कोई ना कोई मुझे बुला रहा है। तो यही हो जाता है लैंग्वेज कंप्रिहेंशन इन इन्फेंसी, कि वो कैसे लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करता है। अब फिर आता है लैंग्वेज प्रोडक्शन इन इन्फेंसी, लैंग्वेज को प्रोड्यूस कैसे करता है, बोलता कैसे है। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोडक्शन इन इन्फेंट्स फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेज, द इंटेंशनल वोकलाइजेशन बीइंग बाय द एज ऑफ 2 months विद कूइंग नॉइसेस। जो 2 मंथ का बच्चा होता है वहां से वो कुछ कुछ आवाजें निकालने लग जाता है। कूइंग नॉइसेस मतलब जैसे होता है ना, बच्चा बोलता है ई ओ आ ऐसे बोलने लग जाता है ना, उसी को बोलते हैं कूइंग नॉइसेस। इट इज अ वन वॉवल साउंड, एग्जांपल ओ। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे। तो यहाँ से वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। By the time infant reaches the age of 6 to 8 months, जैसे ही बच्चा 6 से 8 महीने का हो जाता है, infant start doing bubbling। bubbling मतलब देखते हैं ना तुम, बच्चा अपने आप ही कुछ कुछ बोलता रहता है।
कुछ मीनिंग नहीं होता उसका, बस बोलता रहेगा, वो कुछ ही बोलता रहता है, कोई वावल्स की साउंड निकालता रहता है। वोकलाइजेशन दैट यूज बोथ कांस्टेंट एंड वावल्स, often repeating sound in a series such as da pa 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 ma ऐसे बोलता रहता है ना छोटा बच्चा, उसी को बोलते हैं लैंग्वेज प्रोडक्शन इन इन्फेंसी। अब इन्होंने बताया हुआ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन, अब ये तुम पढ़ना खुद ही कि वर्ड्स कैसे वो बनाता है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि ईडी आईएनजी एस लगाना कैसे सीखता है, सिंटेक्स ये हमने पढ़ा ना, अभी पीछे रूल पढ़े हैं ना कि लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती हैं, ये फोनिमन मॉर्फीम सिमेंटिक्स साइंटिक्स प्रैग्मेटिक्स, तो बच्चे ये सब चीजें कैसे सीखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बताया गया है इस एज में बच्चे वर्ड बनाना सीखते हैं, इस एज में बच्चे ये चीजें लगाना सीखते हैं, ईडी आईएनजी लगाना सीखते हैं, और सिंटेक्स जो होता है, जो ग्रामर जो हम यूज करते हैं वो इस एज में लगाना शुरू करते हैं, और जो प्रैग्मेटिक्स होते हैं कि वो बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, वो तुम्हारा इस एज में होता है, और बच्चे ऐसे ऐसे इसको डेवलप करते हैं प्रैग्मेटिक्स को। इसके नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। तो लैंग्वेज और थॉट का क्या रिलेशन होता है, ये छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूँ। So whether our language control thoughts or thoughts control our language, तो ये क्वेश्चन है कि हमारी थॉट्स हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करती है, या फिर हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी थॉट को कंट्रोल करती है या नहीं। So this has always been a question of debates among psychologists and linguistics since many decades. बहुत साल पहले से ये डिबेट चल रही है। According to the linguistic relativity hypothesis or Whorfian theory, our language shapes our thought. जो हमारी लैंग्वेज होती है वही हमारी थॉट को बनाती है। ये ऐसा इस साइंटिस्ट ने बोला है, वॉर्फियन थ्योरी ने। ये क्या कहता है, दैट द अवेलेबल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग, जो मेरे दिमाग में जो अवेलेबल वर्ड होंगे वही मेरी थिंकिंग को डेवलप करेंगे। देयरफॉर पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस मे थिंक डिफरेंटली। तो जो अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं, क्या होता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, द होपी ट्राइब ऑफ अमेरिका, अमेरिका में कोई ट्राइब है होपी ट्राइब, वो क्या करती है, डू नॉट हैव एनी पास्ट टेंस इन देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में कोई पास्ट टेंस का वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, तो अब तुम ये खुद सोचो, जिसके लैंग्वेज में पास्ट टेंस ही नहीं है, तो जब सोच रहा होगा दिमाग में, तो वो अपने पास्ट के बारे में क्या सोचेगा, उसको पता ही नहीं, कैसे वो सोचेगा, पास्ट टेंस उसको पता ही नहीं क्या होती है, तो आने वाले टाइम के बारे में ही ज्यादा सोचेगा। ठीक है, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे रेयरली थिंक ऑफ द पास्ट, कि मतलब रेयर टाइम में ही वो पास्ट के बारे में सोचते होंगे। द opposing व्यू ऑन दिस डिबेट इज दैट आवर थॉट्स डिटरमाइन आवर लैंग्वेज, जो हमारी थॉट होती है वही हमारी लैंग्वेज को डिटरमाइन करती है। दिस डिबेट स्टिल हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली, देखो मैं बोल रहा था ना कि ऐसा मैंने नहीं बोला, साइंटिस्ट ने बोला है। तो ये दिस डिबेट स्टिल हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली, ऐसा कोई कंक्लूजन अभी तक भी नहीं निकला है, अभी भी इस पे डिस्कस ही चल रहा है। हाउएवर रिसेंटली अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द वॉर्फियन थ्योरी हैज बीन प्रपोज्ड, जो कहता है कि आवर लैंग्वेज डज नॉट डिटरमाइन ऑल एक्सेप्ट ऑफ आवर थिंकिंग, कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो पूरी थिंकिंग को डिफाइन नहीं कर सकती है। मतलब ये जो टॉपिक है ये डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें हम कंक्लूजन, इसमें अभी तक कोई आया नहीं है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हें नहीं आएगा, जहां तक मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी तुम्हें एक बार इसको रीड आउट कर लेना। तो इसमें कुछ शब्द नहीं बचा है। तो अब मुझे ये बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट तो नहीं है हिमांशु, बट आई थिंक ये वाले टॉपिक, ये जो दोनों हैं मतलब ये लास्ट के, ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, देखो पता नहीं मैं ऐसा एश्योरिटी तो नहीं दे सकता, लेकिन लैंग्वेज की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, तो मुझे लगता है यही वाला सेक्शन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाँ साइकोलॉजी ये वाला में जो बेसिक, हाँ क्या क्या ये वाला। हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लैंग्वेज में किस यस किस तरह से यस। डिवाइड किया हुआ है। अदरवाइज कोई क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर लैंग्वेज कैसे बनती है, कैसे वो बोलना सीखते हैं, तो इसको हम पूरे जो जो भी इसमें थ्योरी दे रखी है इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके उनको बता सकते हैं। बस ये वर्ड्स याद रखना कि प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या आ जाएगा, या फिर वर्ड्स क्या होंगे, या फिर ऊपर जो मैंने यहाँ पे बताए थे कि मॉर्फीम और फोनीम। तो इससे क्या होगा, लिख तो हम खुद से भी सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर को अगर थोड़ा यही वाली वर्डिंग अगर मिलेगी ना आंसर शीट में, तो ही विल डेफिनेटली गेट इम्प्रेस्ड जी। एंड ही विल गिव ए फुल मार्क्स एज वेल। तो इसका तो ये है। हम्म। इसके अलावा एक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। नहीं, डाउट तो कोई नहीं है, क्लियर है।
डाउट कोई नहीं है। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी क्या है ना, अभी तो मुझे ये है कि 1 महीने बाद तो हमारे एग्जाम ही है, और ये तो हमारा पहला ही सब्जेक्ट चल रहा है, और अभी 8 सब्जेक्ट हमारे पास टोटल हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा भागने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा बेसिक हो जाए। अगर एक बार पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा ना फरवरी से पहले, देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू सेशन वेयर वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। अगर जिसको इंटरेस्ट है साइकोलॉजी यस में आगे यस पढ़ना चाहता है, तो वी विल डेफिनेटली स्टार्ट सम न्यू बैच और न्यू सेशन, लाइव सेशन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक अच्छी चीजें। इग्नू की बुक्स को भी रेफर करेंगे, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, मेरा तो मैं तो चाहता ही नहीं हूँ, ये तो मैं बस सिलेबस के लिए कवर करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरा सजेशन है, अगर साइकोलॉजी को और अच्छे से डीप में पढ़ना है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट है, जैसे इनमें बहुत सारे नाम आए हुए हैं, उन्होंने साइकोलॉजी के लेके बहुत अपनी बुक्स बनाई हुई है। तो बुक्स अगर हम बाहर वाली बुक्स रेफर करेंगे, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे साइकोलॉजी को लेके, अगर हम आगे फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप तक किसी किसी के सर के ऊपर से ना जा रहा हो। ठीक हाँ ये तो है। ठीक नहीं है। वैसे बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हैगा, हाँ, तो मैं क्योंकि यही मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल। बेसिक बेसिक कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी और जो बेसिक बेसिक आइडिया है साइकोलॉजी का, ऐसे हम सोचते हैं, ये प्रोसेस है, मतलब सोचने का भी प्रोसेस होता है एक, सोचने के भी एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। बस इतना भी पता चल जाएगा ना, तो भी काफी है। उसके बाद अगर खुद से रीड आउट करोगे, तो एग्जाम में कोई इशू नहीं होगा। और ये तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ही है, फर्स्ट ईयर लगा लो, सॉरी फर्स्ट ईयर ही है। तो इसके बाद ही हमारे अच्छे जो सब्जेक्ट्स आएंगे डिटेल में, इसके बाद ही आएंगे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग ही है। तो एक बार बस थोड़ा सा बेसिक टच अगर सबको मिल जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अगर किसी को इशू है, कुछ अगर और पूछना है, तो पूछ सकता है। एनीवन, कोई डाउट नहीं किसी को, सब समझ में आ रहा है, सब इंटेलिजेंट लोग किसी को कोई मैं वही कहने सब वाला था, किसी को इंटेलिजेंट। कोई डाउट नहीं है। पता नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा कोई टीचर नहीं बैठा है कि भाई ज्वाइन किया और म्यूट लगा के बैठ गए और कुछ भी काम कर रहे हैं, उसका तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। सही में। चलो ठीक है, सबको सब समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। चलो देन, आई होप कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा, सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया बहुत तो सही बस में। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को अगर डाउट हो ना, तो अपने डाउट्स लिख लेना। जैसे ये क्लासेस खत्म हो जाएगी ना, जैसे हमारा फर्स्ट कोर्स खत्म हो जाएगा, तब तक मैं भी कोशिश करूंगा और डिटेल में अच्छे से पढ़ने की, रेफरेंस लेने की, कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की। तो जब किसी किसी को जो भी डाउट आए ये कोर्स खत्म होने के बाद, वो नोट डाउन कर लेना। हम 1 क्लास या 2 क्लास ओनली डाउट सेशन लेंगे, जिसको जो जो डाउट है वो पूछना, और मैं उसको रेफर करके पहले या फिर एक दिन मुझे बता देना, एक दिन पहले मुझे बता देना ये डाउट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट में डाउट्स हैं, उनको मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ के बाहर से रेफर करके, मैं एक दिन लाइव सेशन लेके ओनली डाउट्स क्लियर कर दूंगा उसके बारे में। ठीक है डन हिमांशु, करते हैं ये। ओके, ठीक है चलो आज फिर नाउ वाइंड अप गुड एक्सक्यूज करते नाइट। मी, यस, एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैंने अभी ज्वाइन करी आपकी क्लास, तो ओके, फर्स्ट टाइम आज मेरा था, तो अच्छा अच्छा। क्या मुझे इससे पहले की क्लासेस जो रिकॉर्डिंग होगी वो मिल एक्चुअली सकती है? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ये हमारी 3rd क्लास ही है आज। ठीक है, तो जी, इससे पहले 2 ही क्लास हुई हैं, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, बट फ्रॉम ओके, सेकंड लाइव क्लास onwards we have the recorded session as well. I have shared the link on the WhatsApp channel. If you want, I will share the link for this video and the previous video as well on the WhatsApp group. You can check यस and प्लीज you प्लीज। can visit my channel, and whenever you need any help, whenever you need any kind of reference, you can watch that video, and you can learn each and everything from that video itself. यस, थैंक यू प्लीज, थैंक यू, दे दीजिएगा आप मुझे। बिल्कुल। एनीवन एल्स, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो भाई, मैं भी तुम्हारे बैच का स्टूडेंट ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी शेयर द पूछना हो, कुछ भी लिंक। डाउट हो, पूछ सकते हो। और इसके बाद भी अभी हमारे कुछ सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं और फैब में हम्म जैसे कि डेटशीट आ चुकी है, हम्म तो उसके लिए तो अभी कोई और वीडियोस होंगी? अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है ना, ये तो पहला ही सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो मैं कोशिश तो इसीलिए मैं थोड़ा ओके, जल्दी भागने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार बेसिक कवर करवा दूं, तो उसके बाद ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को कवर कर सकें। जैसे हमारे 8 सब्जेक्ट हैं, तो पहला अभी तो ही है। ब्लॉक 3 ही हुआ है। अभी तो ब्लॉक 3 ही हुआ है, आज तीसरा दिन है, तो मैं सोच ही रहा था इसके 5 ब्लॉक है, तो 5 दिन में तो 5 दिन तो कम से कम लगेंगे ही, मैं कितना भी जल्दी करा लूं, 5 दिन तो लगेंगे। आज सही मैं में। सोच के आया था कि पूरा खत्म करना है, इसलिए कैसे भी करके मैं खत्म कर रहा हूँ इसको जल्दी से जल्दी। तो ये है ये कि आपने बहुत इंट्रोडक्शन। अच्छा समझाया, थैंक यू। नहीं, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
चलो ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया फिर भी एनी टाइम 24/7 आई एम अवेलेबल। 24/7 तो नहीं, कभी जो भी है, लेकिन मोस्टली टाइम अवेलेबल ही रहता हूँ। मोस्टली टाइम अवेलेबल ही रहता हूँ क्योंकि नाइट में मेरा ऑफिस टाइमिंग्स जरूर। रहती है, अर्ली मॉर्निंग मेरी ऑफिस टाइमिंग रहती है, आफ्टरनून में मैं थोड़ा बहुत फ्री रहता हूँ, शाम को मैं क्लासेस लेता हूँ, तो मैं अवेलेबल ही रहता हूँ। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई अलग से कुछ सेक्शन पूछना हो या साइकोलॉजी के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है एनी टाइम। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। Sure, Himanshu. Thank you so much for this help. Okay guys, अगर किसी को और कुछ डाउट नहीं है तो thank you so much for joining the today's session, as I hope the session has been recorded. I will check and later I will upload it on my YouTube channel and you can refer this session as well. Sure, अब Himanshu. सेशन में मैं एक Thank चीज you. और कहना चाहूंगा कि पता नहीं बोलते मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश, दैट इज माय, क्या बोलता हूँ उसको, क्या मेरी कमजोरी, दैट इज माय। नहीं, मैं कभी rate of जब speech बहुत जल्द, अपना ऐसा होगा। कभी कभी मैं बहुत जल्दी बोल देता हूँ तो कुछ वर्डिंग में ना बोलने में दिक्कत हो जाती है, मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। इफ आई स्पीक स्लोली देन एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, बट इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग वेरी फास्ट देन आई नो सम ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम वर्ड्स विल बिकम here and there. So it's okay, fine. Okay guys. उसका तो कोई इशू नहीं है, वो तो हम पढ़ लेंगे दोबारा से। चलो ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू सो मच। Okay, Himanshu. Okay, good Thank night you. everyone, Thank you. have a Good good night, day। Himanshu. Thank you, Himanshu. Bye. Good night. Bye bye, good night।